ओके, मैं फिर पीपीटी मैंने जो यूज़ की थी उसी पीपीटी को यूज़ करके मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, और जो भी डाउट्स है प्लीज़ उसी टाइम पूछते जाना तुम सब, तो बेटर रहेगा हम सब के लिए भी। ठीक है। जी ओके। भैया। सो एक काम करते हैं, हम अपना स्क्रीन शेयर कर देते हैं। वन सेकेंड। आई थिंक इट इज़ नाउ विजिबल। शो माई स्क्रीन। हाँ, इट इज़ विजिबल ना। ओके, सो लेट्स यस भैया स्टार्ट यार। विजुअल। हम यहाँ पर आराम आराम से शुरू करेंगे, जिससे कुछ भी अगर डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे रोकना और पूछना। ठीक है। सो काउंसलिंग की डेट वगैरह ये सब तुमने देख ही रखी है। अभी क्या है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करना है तुम्हें। आई थिंक पेन विजिबल हो, विजिबल है ना सब कुछ। यस भैया विजुअल ओके। है। हाँ हाँ विजिबल है सब। ओके, सो रजिस्ट्रेशन की डेट जो है हमारी 26 से भी शुरू हो जाएंगी, कल ही है मेरे हिसाब से 26। एंड इट विल ओपन टिल 3 जुलाई। तो 3 जुलाई तक यहाँ पर तुम्हें अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, और रजिस्ट्रेशन में जनरली कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तुम्हें अपना प्रेफरेंस ऑर्डर ही मोस्ट लाइकली बस भरना होगा, उसके अलावा कुछ भी शायद ही भरना है। शायद ही, क्योंकि जनरली हर साल बस प्रेफरेंस ऑर्डर भरना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम प्रेफरेंस ऑर्डर पे ही मोस्टली हम बात करेंगे, और थोड़ा बहुत और डिटेल्स भी। तो रजिस्ट्रेशन के बाद तुम्हारा एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, वेट करना है, वे ऑनलाइन खुद अपने आप वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन अलॉटमेंट आएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली वे अपने आप वेरीफाई कर लेंगे। एंड इसका तुम्हारा फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन का ऑफर लेटर वगैरह आएगा, जो सिलेक्टेड होंगे फर्स्ट राउंड में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वंस अगेन। अब कोई लग रहा है ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जस्ट वेट। आ, ये प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था। ओके, अगेन हम कंटिन्यू करते हैं। सो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर हमारे। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं जो कि तुम्हें ध्यान देना है। एक तो तुम्हारा आईआईटी का जो होल ऑफ टिकट था, याद है तुम्हें। यस भैया। हाँ तो हो। एडमिट कार्ड भरना, हाँ, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ना। हाँ हाँ, एडमिट कार्ड को तुम सब संभाल के रखना, ठीक है। जी भैया। तो सबको अपना एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड। और इसके बाद अभी तुम्हारा जब रैंक आया है ना, रैंक कार्ड आया है, एक स्कोर कार्ड जो तुम्हारा है, जी रैंक भैया कार्ड। स्कोर कर रहा है। हाँ, वही वही रैंक कार्ड ही है वे। तो स्कोर कार्ड भी अपना, रिजल्ट को भी संभाल के रखना। ये दो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें संभाल के रखने हैं अभी, ठीक है। क्योंकि बाद में क्या होगा, जो तुम्हारी लॉगिन करके जहाँ से तुमने डाउनलोड किया है, बाद में वे ये सब डॉक्यूमेंट्स उड़ जाएंगे अपने आप। तो अभी डाउनलोड करके सेव करके रख लो। प्रिंट वगैरह निकालना है तो प्रिंट वगैरह निकाल के रख लो, क्योंकि जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और वे मांगते हैं, ये चीज़ें कंपलसरी होता है, ठीक है। जी भैया। ओके, सो ये डॉक्यूमेंट्स याद रखना। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो जो भी कैटेगरी वगैरह में है अगर, और 10th एंड 12th की मार्कशीट है। ओके, कोई भी अगर डाउट है तो बोलो। भैया आज रजिस्ट्रेशन के लिए हम्म, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए या किसके फिर लिए। ऑटोमेटिकली वो रजिस्ट्रेशन के लिए आज 5 बजे जो होगा रजिस्ट्रेशन, हाँ हाँ, उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट तो वे पहले ही ले चुके होंगे ना तुम्हारा। जी भैया ले चुके हैं, तो लेकिन आज चाहिए क्या फिर से? मोस्ट लाइकली वे नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार जो दे दिया तुमने वे हो गया, फाइनलाइज हो चुका है, अब बाद में कुछ नहीं हो सकता उसका। ठीक। मोस्ट ठीक है लाइकली अगर ठीक है। लेंगे तो दे और देना। सर, हाँ बोलिए। रजिस्ट्रेशन में फीस भी भरना होता है क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, फ्री है, कंप्लीटली फ्री होता है सर की काउंसलिंग। ओके जी ओके। भैया। इसलिए सारे अच्छे से पार्टिसिपेट वगैरह करना। जब तक तुम्हें सीट नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें एक पैसा नहीं यहाँ भरना है, ठीक है। जी भैया। ओके सर। ओके, यही सब डाउट चाहिए थे मुझे। हाँ, तो प्रीफरेंस ऑर्डर पे अभी यहाँ हम बात करेंगे, जिससे कुछ भी अगर डाउट आता है प्लीज आस्क, ठीक है। सो प्रीफरेंस ऑर्डर, तुम में से जेई बैकग्राउंड से कौन कौन है। सर मैंने नीट के साथ जेई भी दिया था। ओके ओके, सो लेट मी सी कौन कौन है जेई बैकग्राउंड से। एक और बंदा आ गया। ओके, एकलव्य है, शशांक, सिमरन कौर, तुम जेई से थे। ओके, ठीक है। जो जेई से होगा तो उसे पता ही है प्रेफरेंस ऑर्डर वगैरह कैसे भरते हैं जोसा वगैरह में, है ना। जी भैया। जी थोड़ा भैया। बहुत आइडिया होगा। नीट वालों को आइडिया कम रहता है, और नीट वाले लोग ही मैंने देखा है कि गलत इन्फॉर्मेशन फिर फैला देते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड।
सो यहाँ पर भैया ओजी का काउंसलिंग अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें प्रेफरेंस ऑर्डर भरा है, मतलब हाँ उड़ीसा का हाँ जेई काउंसलिंग वगैरह हाँ 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 2 दिन पहले ही हुआ है। हाँ हाँ उसमें प्रेफरेंस ऑर्डर भरा है ओके एज पर गाइडलाइंस। हाँ 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 ओके। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा तुम सबको प्रेफरेंस ऑर्डर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। सो प्रेफरेंस ऑर्डर में जनरली क्या होता है कि जो हमें एज सबसे ज़्यादा चाहिए, मतलब टॉप प्रेफरेंस में हमारे से टॉप पे डालो। इट इज़ वेरी सिंपल यार, वैसे समझ भी आता है प्रेफरेंस ऑर्डर का मतलब क्या है। बट स्टिल बंदे ना कुछ चीज़ों में गलती करते हैं, वे मैं बताऊंगा आगे तुम्हें। सो लेट्स से कि तुम्हें आइजर पुणे चाहिए, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचते हैं ना, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। सो लेट्स से कि तुम्हें आइजर पुणे चाहिए, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे आइजर पुणे का डालूंगा। ओके, एज ए पुणे। एंड मान लो अब मेरी मेंटेलिटी सेकंड प्रेफरेंस में भरते समय ऐसी होनी चाहिए कि मान लो मुझे एज ए पुणे नहीं मिला ना, तो मुझे क्यों कौन सा एजर मिलना चाहिए, वे मैं सेकंड प्रेफरेंस पे डालूंगा। मान लो मुझे एजर पुणे नहीं मिला, मैं चाह रहा हूँ मैं मोहाली में चला जाऊँ। और मान लो मुझे एजर पुणे भी नहीं मिला, मोहाली भी नहीं मिला, मेरी करस्पॉन्डिंग रैंक के अकॉर्डिंग मेरे को नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वे हमें थर्ड रैंक पे डालना है। मान लो मुझे भोपाल चाहिए, फिर उसके बाद मुझे कोलकाता चाहिए, ऐसे ही। 1 सेकेंड, फिर से कोई आ गया। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, सो समझ आ रहा है ना ये चीज? ओके। यस भैया। हाँ हाँ समझ गया। सो इसी तरीके से सोच के भरना है कि मान लो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस वाला आइजर नहीं मिला ना, तो मुझे सेकंड वाला मिल जाए। सेकंड वाला नहीं मिला, फर्स्ट और सेकंड वाला नहीं मिला तो थर्ड वाला मुझे मिल जाए। ये तीन नहीं मिले तो फोर्थ प्रेफरेंस वाला मिल जाए। बट एट द एंड तुम्हें एक चीज का ध्यान में रखना है कि तुम सारे के सारे 11 प्रेफरेंसेस भर रहे हो। और जो यहाँ पर पीसीबी वाला बच्चा है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला, उसके पास 11 के 11 प्रोग्राम्स के ऑप्शंस नहीं होंगे, उसके पास कम ऑप्शंस होंगे। मेरे हिसाब से बस 7 ऑप्शंस होंगे, जहां तक मुझे याद है। 7 आइजर्स के BS MS प्रोग्राम के बस ऑप्शंस होंगे उसके पास। भ- भैया पीसीबी वाला मतलब पीसीबी मतलब आप ये आप क्या कहना चाहते हो? फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी मेरा वाले, तो हाँ जिसके पास मेरा मैथ तो नहीं है, सिंपल। एचएस में था। सिंपली बता रहा हूँ, जिसके पास 12th में मैथ नहीं है, तो वे बस 7 प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। वे बीटेक, BS इकोनॉमिक्स एंड BS इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिकल साइंस एंड BS MS कंप्यूटेशनल साइंस, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये प्रोग्राम 4 प्रोग्राम के एलिजिबल नहीं है। बाकी सारे 7 प्रोग्राम्स के एलिजिबल है, जो BS MS के हमारे प्रोग्राम्स है, फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारे मेन वही प्रोग्राम्स है। ठीक है। भैया लेकिन अंदर जाके ऐसे चेंजिंग होता है ना, जैसे इकोनॉमिकल वगैरह में जा सकते हैं ना। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, ये तुम्हारा किसी का यार नॉइस आ रहा है, प्लीज बंद करना एक बारी। हाँ, थैंक यू थैंक यू। सो क्या बोल रहे थे तुम अंदर जाके? हाँ हाँ भैया मतलब अंदर जब जाएंगे हम तो फर्स्ट ईयर के बाद ऐसे होता है ना कि चेंज कर सकते हैं इकोनॉमिकल और वगैरह वैसा। नहीं 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 नहीं, देखो ये कुछ आइजर्स में, जैसे कि मैं बताता हूँ, भोपाल में है ऐसा कुछ। भोपाल में क्या है कि अगर तुम BS MS में हो ना, तो तुम बीटेक में शिफ्ट कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट ईयर के लास्ट में बीटेक में। बाद में जाके एडमिशन BS MS में एडमिशन लेने के बाद बीटेक में शिफ्ट कर सकते हो, BS में शिफ्ट कर सकते हो, या फिर बीटेक में हो तो BS MS और BS में जा सकते हो, BS इकोनॉमिक्स में। ठीक है। सर उसके लिए तो रैंक चाहिए होगा ना, हाँ, मतलब उतना CGPA ही चाहिए होते रैंक हैं आने के बहुत। बाद ही हाँ बीटेक में बहुत, शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब अब तो बहुत हाई CGPA चाहिए होगा, पहले इतना बच्चों को पता भी नहीं था, इतना वे ध्यान भी नहीं देते इस पे। बट अगर इस मेंटालिटी से अब बच्चे जाने लगे कि मुझे ये चेंज कराना है, तो माँ सोच लो क्या ही होगा, कितनी CGPA चाहिए होगी यहाँ पर। जी हाँ मतलब कौन सा ज्यादा बेहतर है, बीटेक या फिर बीएसएमएस? अभी हम डिस्कस करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? सो देखो, यहाँ पर मैं ये बिल्कुल साफ साफ रिकमेंड करूंगा, ये सोच के कहीं कभी भी मत एडमिशन ले लेना कि मैं BS MS में घुसूंगा इधर भोपाल में और बाद में बीटेक में शिफ्ट कर लूंगा, ये मत सोचना। ठीक है। जिस प्रोग्राम में इनरोल हो रहे हो उसी में ही रहोगे तुम, ये मान के चलना, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं बीटेक में। वही उन्हीं सीट्स में तुम ब्रांच चेंज कर पाओगे जो वेकेंट होंगी, जो बच्चे छोड़ देंगे या क्या होगा, और वे बहुत कम होता है। 2-3 सीट मुश्किल से होगी, 1-2 सीट, क्या क्या पता हो भी ना कोई वैकेंट सीट। ठीक है। सो इस चीज़ ओके को भैया। क्लियर रखना। ओके ओके। सो क्या बोल रहे थे तुम अभी? एक और बच्चा कुछ डाउट पूछ रहा था मुझसे, BS या बीटेक क्या बेटर है, ऐसा कुछ पूछ रहे थे ना? ओके ओके।
सो एक और हाँ हाँ सेकंड पॉइंट मैं रख देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि BSMS इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन बायोलॉजी, इन सब के लिए एडमिशन आइजर में ऐसा नहीं है कि तुम BSMS इन फिजिक्स के लिए इनरोल हो गए या फिर केमिस्ट्री के लिए इनरोल हो गए या मैथ के लिए, बायोलॉजी के लिए या डेटा साइंस के लिए। ऐसा नहीं होता आइजर में। आइजर में एक्चुअली ऐसा है कि आप BSMS के लिए इनरोल हो रहे होगे। किस प्रोग्राम के लिए? BSMS के लिए, ठीक है। और BSMS में इनरोल होने के बाद जब आपका फर्स्ट ईयर यहाँ चल रहा होगा, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सारे आइजर्स में ऐसा होता है। और उसके बाद आपको सेकेंड ईयर में ऑप्शंस मिलेंगे मेजर लेने का, मेजर और माइनर लेने का। सेकेंड ईयर के में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, मोस्टली सारे आइजर में ऐसा ही होता है। सो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इनमें तो सारे आइजर्स में मिलता ही है। इसके अलावा अर्थ इन्वायरमेंटल साइंसेस के भी ऑलमोस्ट सारे आइजर ने अब कोर्स लॉन्च कर दिए, तो इसमें भी आप मेजर ले सकते हो। ओके, डेटा साइंस वगैरह में मेजर नहीं मिलता है, सिर्फ आइजर TVM में, BSMS में डेटा साइंस में मेजर मिलता है। बाकी किसी आइजर में BSMS में डेटा साइंस वगैरह, कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं है। ये बिल्कुल अपने आप को क्लियर रखना। सिर्फ यही फील्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। इसके अलावा अर्थ इन्वायरमेंटल साइंस मैक्सिमम ये है, ठीक है। भैया एक डाउट था। हाँ बोलो। भैया ये माइनर क्या होता है? मतलब मेजर अगर हाँ। मैंने केमिस्ट्री या फिर बायो का मेजर लिया तो माइनर मतलब क्यों लेना होता है? माइनर क्या होता है कि कुछ भी नहीं है, मैं सही बताऊं, माइनर का कुछ ज़्यादा साइंस नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि तुम्हारे सेमेस्टर्स में ना, एक सेमेस्टर में तुम्हारे अराउंड 5-6 कोर्सेज होते हैं, 6-7 भी होते हैं। तो ये कोर्सेज होते हैं, ये कोर्सेज का मतलब है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। जी सो भाई। क्या होता है कि अगर तुम ना किसी और, मान लो तुम्हारे पास केमिस्ट्री है और बट तुम ना कुछ पर्टिकुलर सेमेस्टर्स में पर्टिकुलर नंबर ऑफ कोर्सेज ले लेते हैं अगले किसी और स्ट्रीम्स के। मतलब मान लो मैं केमिस्ट्री में मेजर ले रखा हूँ और मैं फिजिक्स में ना 3-4 कोर्सेज में कर लेता हूँ फिजिक्स के। केमिस्ट्री का मेजर मैंने ले रखा है, लेकिन मैं फिजिक्स के 3-4 कोर्सेज अगर ले लूँगा तो मुझे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे माइनर ऑफर कर देते हैं वे इंस्टीट्यूट वाले। ऐसा होता है ये कुछ। इस जी पे भाई। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसका कुछ ज़्यादा साइंस नहीं होता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मान लो तुम्हें माइनर की डिग्री नहीं दे रहे और तुम वही सेम कोर्सेज कर रहे हो, तो तुम सारी जगह इक्वल ही हो, ठीक है। एज एन इलेक्टिव होता है। इलेक्टिव पता है ना क्या होता है? नहीं भैया। इलेक्टिव क्या होता है कि आइजर्स में कुछ प्रोग्राम्स तुम्हारे, कुछ कोर्सेज तुम्हारे फिक्स रहेंगे कि ये कोर्सेज तो लेने ही हैं, और उसके अलावा तुम्हें ऑप्शंस देंगे कि इन कोर्सेज में से तुम कोई सा भी कोर्स अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लो। जैसे मेरे आइजर में क्या होता है कि मैं डेटा साइंस में, जैसे मैं अभी कोर्स कर रहा हूँ, तो मेरा पर क्या है कि मेरा मन कर रहा है ना कि मेरे को बायोलॉजी में कुछ कोर्स करना है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह करने का मेरा मन है, तो मैं बायोलॉजी में भी वे कोर्सेज वगैरह कर सकता हूँ। या फिर मेरा फिजिक्स में मन है, मैथ में मन है। ऐसे ही होता है बायोलॉजी का अगर कोई बच्चा है, उसे ऐसा लगता है कि मुझे ना मैथमेटिक्स के किसी फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, रियल एनालिसिस या न्यूमेरिकल एनालिसिस की इन फ्यूचर बायोलॉजी में। तो वे बच्चा क्या करता है कि वे बायोलॉजी का हो के भी मैथ डिपार्टमेंट के कुछ कोर्स में इनरोल हो जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आइजर्स में ये सब चीज़ें करने की। तो ये इलेक्टिव्स जी होता भैया। है, और ऐसे ही तुम कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्टिव्स अगर किसी और स्ट्रीम का ले लोगे तो तुम्हें उस स्ट्रीम में माइनर मिल जाता है। उसके अलावा कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं कि एक तुम्हें माइनर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तब तुम्हें वे माइनर की डिग्री मिलेगी, ठीक है। माइनर के बारे में और इतना मत ये सोचो, कुछ मेन मेजर है। हाँ बोलो। ठीक है भैया। क्रेडिट्स करके भी होता है ना? हाँ हाँ, क्रेडिट्स ही होता है। वे मैं नंबर ऑफ कोर्सेज बोल रहा हूँ, पर एक कोर्स का कुछ पर्टिकुलर क्रेडिट होता है और पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रेडिट कंप्लीट करने पे तुम्हें मेजर या माइनर मिलता है। ओके, अगेन कोई आ गया है एज यूजुअल। ओके ओके, सो इतना क्लियर है ना। तो ये चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर चॉइस फीलिंग जैसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके, सो अब यहाँ पर तुम्हें किस तरीके से अपना प्रेफरेंस ऑर्डर यहाँ चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो तुम अपना इंटरेस्ट देखो। जैसे कि जो बच्चा बीटेक में इंटरेस्टेड है ना। हेलो भैया, एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो। भैया फोर्थ सब्जेक्ट का कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब मैं जब ट्वेल्थ के एग्जाम दिया था हम्म तो मतलब हमारे यहाँ होता है जिस सब्जेक्ट में लोएस्ट मार्क्स आते हैं वो फोर्थ सब्जेक्ट बन जाता है।
तो मेरा मैथ्स फोर्थ सब्जेक्ट बन गया था, पर था मैथ्स मेरा। हम्म। तो क्या वो मतलब क्या मैं डेटा साइंस या फिर मैथ्स के या फिर फिजिक्स के कुछ कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा? देखो सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, बी टेक, बी एस इकोनॉमिक्स के कोर्सेज जो हैं, और बी एस एम एस कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, सी डी एस, आइजर भोपाल का, ये 4 कोर्सेज हैं। इकोनॉमिक्स के 2 कोर्सेज हैं, एक तिरुपति में एक भोपाल में, ठीक है। और ये इनमें क्या है कि तुम्हारी मैथ कंपलसरी है, ठीक है, मैथ कंपलसरी है। और मैथ में कोई इन्होंने क्राइटेरिया नहीं रख रखा है कि तुम्हारे 60% से ऊपर मैथ में मार्क्स होने चाहिए या 75% से, तुम बस मैथ में पास होने चाहिए 12th में, और ओवरऑल मार्क्स तुम्हारे 60% से ऊपर होने चाहिए, तो इन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद बी एस एम एस की बात हम करते हैं। तो बी एस एम एस में यहाँ पर हमारा ऐसा है कि तुम एक बार इनरोल होगे, क्योंकि इसमें सारे बच्चे एलिजिबल है, पी सी एम, पी सी बी एंड पी सी एम बी, ओके। ये सारे बच्चे यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, कोई भी इसमें इनरोल कर सकता है। और फिर बी एस एम एस के अंदर एक बार तुमने इनरोल कर लिया ना, तो कोई सा भी स्ट्रीम हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, किसी में भी तुम मेजर कर सकते हो। चाहे तुम पीसीएम के हो तो तुम बायोलॉजी में मेजर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पीसीबी के हो तब भी तुम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, किसी में भी इनरोल कर सकते हो, तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक बार तुम अगर बीएसएमएस में इनरोल हो गए, इसके बाद उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मेजर्स ऑफर करता है, सब में तुम एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर ओके तुम्हें भैया, अब हाँ, आफ्टर 1 ईयर तुम्हें अब समझ आ गया। ऑप्शंस देखने को मिलेगा। और देखो ये क्या है कि मैं और भी डिस्कस करूंगा, चलो आगे हम पहले बढ़ते हैं। सो मेजर हमें यहाँ पर कैसे डिसाइड करना है, इसके बारे में मैं यहाँ पर मेन बात कर रहा था। सॉरी, मेजर क्या कह रहा हूँ, प्रेफरेंस ऑर्डर हमें कैसे डिसाइड करना है। सो जो बच्चे यहाँ पर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, सो वे बीटेक को तो बिल्कुल साफ साफ टॉप पे रखो। आइजर भोपाल का जो बीटेक है उसे टॉप पे रखो, कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि मेरे को आइजर पुणे ले लेना चाहिए, ये वगैरह वगैरह, ये सब मत सोचो। अगर तुम इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो तो बीटेक ऊपर रखो, ठीक है। इसके बाद जो बच्चे प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, तो प्लेसमेंट वगैरह में मैं कहूंगा सबसे टॉप पे अगेन आपको बीटेक रखना है, आइजर भोपाल का। सेकेंड नंबर पे आप रख सकते हो बीएसएमएस कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, सीडीएस जो है हमारा, आइजर कोलकाता का। अब देखो इस प्रोग्राम में भी ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज ये है कि आइजर ऑफर कर रहा है, सिंपल सा प्रोज ये है। एंड कॉन्स ये है कि ये इसी साल लॉन्च हुआ है और ये डिपार्टमेंट बहुत छोटा है। इस डिपार्टमेंट में आइजर कोलकाता के पास सिर्फ 4 फैकल्टी हैं। और कंपैरिजन में अगर मैं बताऊं तो आइजर भोपाल का डेटा साइंस का डिपार्टमेंट है, उसमें अराउंड 9-10 फैकल्टीज है, 8 से 10 के बीच में फैकल्टीज हैं, ओके। तो तुम गैप देख सकते हो। ऐसे ही आइजर टीवीएम में भी डेटा साइंस ऑफर होता है, उसके बारे में मैं और डिस्कस करूंगा क्योंकि वो स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। तो ये दो फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस ये हो गया। थर्ड पे तुम आइजर टीवीएम को रख सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस, तो आइजर टीवीएम, ठीक है। आइजर टीवीएम में क्यों कह रहा हूँ, आइजर टीवीएम का बीएसएमएस प्रोग्राम है बस यहाँ पर, और तुम्हें कोई प्रोग्राम नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीएसएमएस के अंदर ना बाकी सब आइजर्स में तुम्हें क्या होता है कि 5 या 6 मेजर, आई थिंक 4 या 5 मेजर लेने को ऑप्शन मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड अर्थ इन्वायरमेंटल साइंस। बट आइजर टीवीएम में क्या है कि तुम्हें 11 मेजर्स लेने का ऑप्शन मिलेगा, 11 सब्जेक्ट में तुम मेजर्स कर सकते हो। दिस इज वेरी यूनिक बिकॉज 4 सब्जेक्ट तो अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये हो गए, पीसीएमबी। इसके बाद हमारे यहाँ होता है आई स्क्वायर साइंसेस का प्रोग्राम। इसमें सारे बच्चे एलिजिबल है जो बीएसएमएस में एनरोल हुए थे। तो आई स्क्वायर में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट में आई स्क्वायर साइंसेस के प्रोग्राम होते हैं। इसका नाम ये रहता है आई स्क्वायर केमिकल साइंस, आई स्क्वायर बायोलॉजिकल साइंस, बट ये बहुत डिफरेंट होता है इन नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। मतलब 60% दोनों में से सिलेबस सेम रहता है, 60% आप मान लीजिए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ डिफरेंस आते हैं, और डिफरेंस ऐसा रहता है कि इसमें इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। इसमें अप्लाइड इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज आई स्क्वायर साइंसेज में ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। और आई स्क्वायर का मतलब यहाँ पर है इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। सो इस फील्ड में ना, इंटीग्रेटेड और इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में ना, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और ये बहुत कम इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर ये प्रोग्राम पढ़ाते हैं। इंडिया में सिर्फ आइजर टीवीएम है पूरे इंडिया में।
वर्ल्ड में भी मेरे हिसाब से 4-5 प्रोग्राम है, 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं शायद जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ये 4 ऑप्शन मिलेंगे हाई स्कूल साइंसेज के, इसके बाद 2 और सब्जेक्ट्स तुम्हें मिलेंगे, अर्थ इन्वायरमेंटल साइंसेज, अर्थ इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी साइंसेज है उसका प्रॉपर नाम, और इसके अलावा डेटा साइंस। अब यहाँ पर डेटा साइंस में ना एक स्पेशल चीज़ क्या है कि पीसीबी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर डेटा साइंस के लिए एलिजिबल है, क्योंकि पीसीबी स्टूडेंट्स एज ए टीवीएम में बीएसएमएस ले सकते हैं। एक बार तुम बीएसएमएस में आ गए तो तुम इन सारे प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो, इंक्लूडिंग डेटा साइंस। सो पूरे इंडिया में शायद बहुत कम इंस्टीट्यूट्स होंगे जो पीसीबी स्टूडेंट्स को बीएसएमएस, बीएस डिग्री वगैरह डेटा साइंस में ऑफर कर रहे होंगे। तो एज ए टीवीएम वन ऑफ देम है, किसी और इंस्टीट्यूट में मुश्किल से है, और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में होता नहीं है, बहुत कम में, सब मैथमेटिक्स मांग लेते हैं। ओके, इज आई एम ऑडिबल? यस भैया। ओके यार, डरा दिया था तुमने, मुझे लगा। ओके, कोई और बच्चा भी आया है? तो अभी तक सब क्लियर है ना भाई? और भैया लेके क्या फायदा है, मतलब हम्म। किसी भी वाले को तो डेटा साइंस उतना ज्यादा अच्छे से समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि एक बहुत सेकंड। ज्यादा मैथ्स रहता है। तो वही मैंने तुम्हें क्या बताया, फर्स्ट ईयर में वे क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, है ना? है ना? हाँ है ना, बोलो हाँ। भाई। ठीक है, तो हाँ, हाँ, मैं हाँ। तुम्हें बता रहा हूँ, ये फर्स्ट 3 सेमेस्टर में तुम्हें 3 सेमेस्टर्स में ये सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट पढ़ाएंगे। तो एज ए टीवीएम में क्या है कि फर्स्ट ईयर में ये 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, इसके अलावा अर्थ इन्वायरमेंटल भी होता है, वे भी पढ़ाएंगे। इसके बाद तुम्हें थर्ड सेमेस्टर में तुम्हें प्री मेजर लेने का ऑप्शन मिलेगा। प्री मेजर में क्या होता है कि तुम्हें ना 3 सब्जेक्ट्स को चूज करना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट्स, जो पुराने 6-7 सब्जेक्ट्स थे, 5-6 सब्जेक्ट्स थे, उनमें से 3 सब्जेक्ट्स को तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि मैं इन 3 सब्जेक्ट में फ्यूचर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, सो जी ये भैया। मान लीजिए तुम पीसीबी से हो, बट फ्यूचर में जाके तुम यहाँ पर प्री मेजर में ना, जिसे डेटा साइंस लेना है ना, उसको मैथ कंपलसरी होता है प्री मेजर में लेना। तो मान लो तुमने ले लिया फिजिक्स, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस। ओके, सो देखो यहाँ पर तुम्हारे हो गए मैथ के 4 कोर्सेज हो गए यहाँ मैथ के क्योंकि एक सेमेस्टर में एक कोर्स होता है मैथ का, और एक होता है आईडीसी कोर्स जिसमें मैथ ही पढ़ाते हैं वे फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में। तो 2 मैथ के कोर्स हो गए 2 सेमेस्टर में, और 2 आईडीसी के कोर्स, और ये 4 कोर्सेज मोर देन इनफ होते हैं मैं बताऊं, अगर तुम किसी और इंस्टीट्यूट्स में बीटेक वगैरह डेटा साइंस में करने जाओगे ना, तब भी वे इतने कोर्सेज नहीं पढ़ाते जितना ये फर्स्ट ईयर में तुम्हें मैथ पढ़ा देंगे। और इसके बाद ये जो थर्ड सेमेस्टर होता है, इसमें तुम्हें 2 मैथ के कोर्सेज लेने पड़ेंगे। तो कितने हो गए? 6 कोर्सेज। 6 कोर्स तो कहीं नहीं पढ़ाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में बीटेक वगैरह में भी मैथ के नहीं पढ़ाते हैं इतने। इसके बाद डेटा साइंस जब तुम लोगे ना, तो डेटा साइंस में भी 2 में से 1 कोर्स मैथ का ही है यहाँ भी। ओके, सो तुम्हें वे इनफ मैथ पढ़ा देंगे। और ऐसा मत सोचना कि मैंने 11th-12th में मैथ नहीं किया तो मुझे बहुत डिफिकल्टी आएगी। मेरे इंस्टीट्यूट में मैं बता रहा हूँ, पीसीबी वाले, नीट वाले स्टूडेंट्स के मैथ में हमारे से ज़्यादा नंबर आते थे समहाउ, वे कर लेते थे, क्योंकि वे बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, और वे करते जाओगे यार। तुम क्लासरूम वगैरह में रहोगे, माहौल ऐसा रहता है कि तुम सीख ही लोगे पूरी मैथ। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मैथ से बच जाओगे फ्यूचर में रिसर्च फील्ड में, तो तुम मूर्ख हो क्योंकि अगर तुम बायोलॉजी में भी रिसर्च करना चाहोगे ना, स्टिल तुम्हें मैथ की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। मैथ के बिना भाई कुछ हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एक मात्र यही मैथ ही है। सो अगर तुम्हें कैंसर में रिसर्च करना है, मैथ की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें डीएनए में रिसर्च करना है, स्टिल मैथ की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो मैथ वगैरह सीखने के बारे में सोचो। और जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी इसी तरीके से। तो ये थोड़ा चैलेंज रहता है दोनों स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इनिशियली तुम्हें डिफिकल्टी तो आएगी, तुमने मैथ देखा नहीं 11th-12th में, और उन्होंने बायोलॉजी नहीं देखा है, तो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, बट कर लोगे तुम टाइम के साथ, मैं ये बता सकता हूँ। डिफिकल्टी दोनों स्टूडेंट्स के लिए आएंगी, बट ये चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में पीसीएम भी 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, क्योंकि फर्दर तुम्हें इन सब में ही अपनी मेजर्स वगैरह करनी है। ओके, इज आई एम क्लियर? भैया प्री मेजर में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो लिया हाँ, तब तो डेटा साइंस नहीं ले मतलब सकते। कोई डेटा साइंस इंटरेस्ट नहीं है अगर। हाँ, तो तुम ले लो, तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें प्री मेजर लेना है, पर जो प्री मेजर लोगे उसी में से ही तुम मेजर ले सकते हो।
दिस इज वेरी जी क्लियर। भैया, मतलब और वे कुछ कुछ भी ले पर्टिकुलर सकते हैं सेट्स, कोई भी। कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ सब्जेक्ट्स बनाते हैं कि इन सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सेट में तुम ले सकते हो, ऑलमोस्ट सारे आ जाते हैं उसमें। बस उनका क्या होता है कि जो डेटा साइंस बच्चे ले रहे होंगे उन्हें मैथ लेना कंपलसरी कर देते हैं, बाकी सब में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है वहां पर, पूरी। ठीक है, जी भैया। और कुछ डाउट? और ऐसे ही प्री मेजर वगैरह का सिस्टम बाकी सारे आइजर्स में भी है, बाकी सारे आइजर्स में भी तुम ऐसे ही प्री मेजर लोगे, फिर मेजर लोगे, फिर तुम उसके बाद क्या होएगा मैं बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में तुम्हारा हो गया ओल्ड कोर्सेज पीसीएमबी, इसके अलावा भी थोड़े और कोर्सेज होते हैं वो छोड़ो। ठीक है, सेकेंड ईयर में तुम्हारा प्री मेजर एंड मेजर, इसी इसी ईयर में तुम्हारा दोनों का मोस्टली सारे आइजर्स में हो जाता है। थर्ड ईयर में तुम्हारा क्या होएगा, मेजर के कोर्सेज होंगे, मेजर के एडवांस कोर्सेज यहाँ से शुरू हो जाएंगे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं थर्ड ईयर के बाद ही इंस्टीट्यूट से लीव करना चाहता हूँ, मैं इंस्टीट्यूट छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि 5 ईयर का प्रोग्राम है, लेकिन तुम थर्ड ईयर से छोड़ सकते हो, सेकंड ईयर में भी छोड़ सकते हो, फर्स्ट ईयर में भी छोड़ सकते हो, बट इन दोनों में कोई फायदा नहीं है। तुम्हें डिप्लोमा वगैरह मिलेगा, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मिलता है, तो कोई फायदा नहीं है। बट थर्ड ईयर में तुम छोड़ोगे तो तुम्हें बीएससी की डिग्री मिलेगी, बैचलर ऑफ साइंसेज की। ठीक है, एंड फोर्थ ईयर में अगर तुम छोड़ोगे, फोर्थ ईयर में भी तुम्हारे कोर्सेज चल रहे होंगे मेजर के, एंड देन तुम्हारा चल रहा होगा प्रोजेक्ट, बीएस प्रोजेक्ट हम उसे कहते हैं, बीएस प्रोजेक्ट चलेगा ये, बीएस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फोर्थ ईयर में अगर तुम छोड़ोगे तो तुम्हें मिलेगी बीएस की डिग्री, बीएस रिसर्च की जो डिग्री होती है ये वाली मिलेगी। ठीक है, एंड फिफ्थ ईयर में अगर तुम कंटिन्यू करोगे, क्योंकि तुम्हारे कोर्सेज ना बस इसी साल तक रहेंगे, 4 साल तक ही तुम्हें पढ़ाया जाएगा, और 4 साल में भी फोर्थ ईयर में भी तुम्हारा एक सेमेस्टर में सिर्फ प्रोजेक्ट चल रहा होगा। फिफ्थ ईयर में तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा साल तुम्हें मिलेगा प्रोजेक्ट के लिए, पूरा साल ऑलमोस्ट। एक दो कोर्सेज होते हैं बस, वे बहुत आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऑलमोस्ट तुम्हें पूरा साल मिलेगा प्रोजेक्ट करने के लिए, और फिफ्थ ईयर में अगर तुम प्रोजेक्ट वगैरह और एक दो जो कोर्सेज होते हैं वे कर लोगे तो तुम्हें एमएस की डिग्री ऑफर कर दे दी जाएगी उनकी तरफ से, और दोनों डिग्री मिलेगी, बीएस की भी एमएस के भी, फिफ्थ ईयर के बाद। ओके, और भैया एक डाउट था। हाँ बोलो। हाँ भैया, इंटर्नशिप्स का क्या सीन है, मतलब इसके ओके अंदर ओके आपने बोला था ओके, इंटर्नशिप भी करना पड़ता है इसके अंदर एक दो। वन सेकेंड वन सेकेंड, वे भी हम बताएंगे। सो फर्स्ट से सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फिफ्थ ईयर का जो ये प्रोजेक्ट होता है ये मोस्टली आइजर अलो करते हैं कि तुम किसी और इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो, इंडिया के बाहर जाके भी कर सकते हो, इंडिया के अंदर में भी आईआईटीज वगैरह में, मान लो मैं डेटा साइंस में हूँ, आईआईटीज उस डेटा साइंस की फील्ड में बेटर कर रही हैं तो मैं वहाँ जाके करूँगा। लेकिन जैसे कि केमिस्ट्री वगैरह हो गया, उसमें आइजर्स दी बेस्ट हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सब फील्ड में दी बेस्ट है। बायोलॉजी की कुछ फील्ड्स में एम्स वगैरह बेटर वर्क कर रहे हैं रिसर्च की फील्ड में, तो वहाँ जाके तुम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हो। ये थीसिस होती है हमारी, एमएस थीसिस जिसे कहते हैं लास्ट ईयर की, तो वे वहाँ पर तुम कंटिन्यू कर सकते हो किसी और इंस्टीट्यूट से भी। बट आइजर अब थोड़ा थोड़ा करके मैं देख रहा हूँ कि आइजर जो है ना ये कम कर रही है, मतलब बच्चों को जाने नहीं देती, क्योंकि आइजर का बड़ा लॉस होता है इसमें, क्योंकि ये लास्ट ईयर में ना तुम कुछ पेपर्स भी पब्लिश कर रहे होंगे, रिसर्च पेपर, और उसके अकॉर्डिंग ना तुम्हारी रिसर्च आउटपुट की रैंकिंग बढ़ती है, और आइजर्स की रैंकिंग ये मतलब जितनी बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि बच्चे बाहर जाके प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं तो उस इंस्टीट्यूट के नाम से वहाँ पर फिर पेपर निकल जाता है, जो कि हमारे बच्चा 4 साल हमारे इंस्टीट्यूट में देखो पढ़ा है, और उसका फल कौन ले जा रहा है, जिस इंस्टीट्यूट में जाके वो प्रोजेक्ट कर रहा है। इसलिए आइजर्स थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि अगर हमारे इंस्टीट्यूट में जो फैसिलिटी है, अगर उसी उसी फैसिलिटी और फैकल्टी के अंदर तुम वर्क करना चाहते हो तो तुम बाहर नहीं जा सकते। अगर हमारे पास तुम्हारी जो एम्बिशंस है आगे ये रिसर्च के, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है, फैकल्टी नहीं है, तो तुम बाहर जाके प्रोजेक्ट वगैरह कर सकते हो। ओके, और अभी इंटर्नशिप वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। इस पे देखो अभी बहुत टाइम है बात करने के लिए, अभी मेन क्या है, वन सेकेंड, कोई आया था आई थिंक, चला गया क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ ओके, सो इंटर्नशिप वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। इंटर्नशिप वगैरह कंपलसरी नहीं होती है इसमें, सबसे पहले मैं तो ये बता देता हूँ। और जैसे कि 12 महीने होते हैं साल में, ये तो पता ही होगा ना। सो फिर से जी है। यार ये इरिटेट कर देता है मुझे। सो तो तुम्हारे साल में 12 महीने, अगेन यार मेरे को फिर से जाना पड़ेगा। हाँ, तो साल में तुम्हारे पास 12 महीने हैं, और तुम सोचो कि तुम्हें तुम्हारे कोर्सेज कितने महीने चल रहे होंगे, 12 में से तुम्हें कितने महीने की छुट्टी मिल सकती है मैक्सिमम, सोचो। एक एक से 2 महीने, एक या तुम्हें 1.5 महीने। तुम्हें 4 महीने की छुट्टी मिलेगी।
तो तुम्हारे सिर्फ चार महीने के चार कितने महीने के थे? तुम्हारे सेमेस्टर्स होंगे आइजर्स में, सिर्फ 4 महीने के। 4 महीने। विंटर मैंने कि एक विंटर महीना और समर विंटर तीन में मंथ 1 महीना और समर में 3 मंथ्स। तो जो समर में 3 मंथ्स मिलता है, इसमें जनरली आइजर एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कहीं और जाओगे, कुछ भी कर रहे हो, चाहे किसी समर स्कूल में इनरोल कर रहे हो, इंटर्नशिप में इनरोल कर रहे हो, रिसर्च प्रोजेक्ट में इनरोल कर रहे हो, तुम कुछ करो। और मान लो ये सब नहीं कर रहे तो तुम घर में बैठ के कुछ अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, ये इसलिए टाइम देते हैं आइजर्स वगैरह। ठीक है, तो 4 महीने तुम्हें यहाँ पर ऑलमोस्ट मिल जाएंगे फ्री अपना कंटिन्यू करने के लिए काम। तो बट ये 4 4 महीने में जो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाएंगे ना आइजर वाले तो तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। जो जितने ये कोर्सेज करा देते 4 महीने में, 4 महीने क्या ही होता है यार, 1 महीना तो एग्जाम में मान लो, छुट्टियाँ इसमें भी छुट्टियाँ होती हैं, 15 20 दिन की छुट्टियाँ और होगी। तो तुम्हें 2 3 महीने में ये सारा सब कुछ करा देते हैं, इतनी जल्दी जल्दी कराएंगे कि तुम भी पागल हो गया जाओगे। हाँ, अभी तो शुरू हुआ था अभी खत्म हो गया। ओके, वन सेकेंड, मेरे को एक और स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। हाँ, सो और बोलो, किसी और को कुछ और डाउट है? सर मुझे है सर। हाँ बोलिए। सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 603 आई थी और कैटेगरी रैंक 1919 आई थी मेरी, हाँ हाँ ईडब्ल्यूएस बोलिए। रैंक। हाँ हाँ, तो सर मैं आईटी मद्रास एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सर? आईटी मद्रास में क्या, बीएससी इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग? हाँ कुछ भी, या केमिस्ट्री? अरे देखो, केमिस्ट्री के लिए तो मत जाना आईटी मद्रास, साफ साफ मैं बता रहा हूँ। ऐसा है कि देखो यार, तुम सब ना टैग के पीछे मत जाओ। देखो आइजर ना वे बेटर है इन सब प्रोग्राम के लिए। आइजर जो है वे बीएसएमएस के जितने भी प्रोग्राम हैं उनके लिए दी बेस्ट हैं, आईआईटी से बेटर ही हैं। आईआईटी मद्रास में क्या है कि इसी साल ही उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, आईआईटी मद्रास वालों ने, बीएस इन केमिस्ट्री। सो उनके पास फैकल्टी तो हैं, फैकल्टी हैं क्योंकि वे एमएससी वगैरह पहले से ऑफर करते थे, तो वही सेम डिपार्टमेंट है, बीएस इन एमएससी, बीएस इन केमिस्ट्री करवा रहे हैं ऑफर। बट देखो अच्छा इंस्टीट्यूट है, आइजर से कम नहीं है वे कहीं से भी। मे भी तुम्हें कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ बेटर मिल जाएंगी, बट आइजर में भी कोई कम नहीं मिलेगा। बट जो कोर्स स्ट्रक्चर है आइजर का, जो तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आइजर्स में, वे कोई और इंस्टीट्यूट तुम्हें दे ही नहीं सकता। मान लो तुम कॉलेज में गए, जैसे आइजर्स में होता है, मैं जनरली देखा हूँ कि बच्चे यहाँ पर आएंगे बायोलॉजी करने के लिए और वे मैथ में जाके मेजर ले रही हों। बट तुम आईआईटी मद्रास में केमिस्ट्री के लिए अगर घुस जाओगे तो तुम्हारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं कि तुम्हारा अगर इंटरेस्ट चेंज हो गया, तुम्हें लग रहा हो कि, क्योंकि जो क्लास 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी है उससे बहुत डिफरेंट होती है ये यूजी लेवल की बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, स्पेशली फिजिक्स। सो यस सर। जब तुम कॉलेज में जाओगे ना तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या लेना है मेजर। और भी होता है यार, कोर्स स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है आइजर का, आइजर के इसके आसपास भी इनका कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह में बहुत दिक्कत है इनकी। और हम अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सेल हो चुके हैं, ये भी बात है। मतलब नेचुरल साइंसेज में आइजर्स का बड़ा नाम है दुनिया में, बहुत नाम है। आईआईटी से नाम कम नहीं है। अगर तुम मान लो पीएचडी के लिए बाहर जाओगे तो जितना आईआईटीज का नाम है उससे कम आइजर्स का नाम नहीं है इन सब फील्ड में, पीएचडी अगर करने जाओगे तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मद्रास को चूज करना चाहिए। फीस वगैरह भी इसकी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इसकी फीस, लाख पर सेमेस्टर है मेरे हिसाब से। हाँ ठीक पूछो। हाँ, है ना। और इसके अलावा एक और कोर्स है बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना। यस सर। सो अगर तुम्हारा ना बायोलॉजी और मैथ दोनों में इंटरेस्ट है, दोनों में, कि मुझे ना बायोलॉजी में रिसर्च करनी है बट तुम्हारा मैथ स्ट्रोंग होना चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस। तुम्हारा ऐसा टारगेट होना चाहिए कि मुझे बायोलॉजी की फील्ड में इनोवेशंस करने हैं, मेडिकल साइंसेज की फील्ड में, कि डॉक्टर को मेरे को रिप्लेस करना है। अब तो ये बड़े एमबीबीएस वाले आ रहे हैं लोग, इन्हें चलो रिप्लेस करते हैं रोबोट से, इनकी जॉब थोड़ी खाते हैं। तो ये सब अगर ये सब काम करने का मन कर रहा है तो ये फील्ड में जा सकते हो। बट तुम्हारी बायोलॉजी और मैथ दोनों ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती से इस तरीके से चले जाते हैं आईटी का नाम देख के कि मैं जाऊँगा मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाऊँगा एंड उसके बाद वहाँ जाके मैं कोडिंग वगैरह करूँगा, ये वाली जॉब लूँगा, ये लूँगा। टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, डिफ़िकल्ट कोर्स है ये थोड़ा। एंड मैंने एक और चीज़ जो सुनी है, मेरे को श्योर नहीं है मैं सही से बताऊं, बट मुझे ऐसा कहीं से बताया गया था कि हालत बहुत बेकार है। मतलब हॉस्टल्स वगैरह की मेरे को बोल रहे थे कि हॉस्टल्स वगैरह शायद मिलता भी नहीं है इन प्रोग्राम के, मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो मे बी इसके लिए भी ना दे, ऐसा मुझे बताया था। मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में पता था। भैया ये प्रोग्राम ही तो एक्सपेरिमेंटल लग रहा है मेरे को। कौन सा, मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग? हाँ, मेडिकल साइंस एंड इंजीनियर। हाँ, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है बट इसके फ्यूचर में ना स्कोप बहुत अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट। रिसर्च आईआईटी अपॉर्चुनिटी, गुवाहाटी में भी है ना सर? हाँ देखो, रिसर्च में अगर इंटरेस्ट है ना
तो ये अच्छा है इसमें स्कोप। बट प्लेसमेंट का सोच के मत जाना, प्लेसमेंट का ना इसमें सोच के जाना, ना केमिस्ट्री वाले में, ना आईआईटी गुवाहाटी का जो प्रोग्राम है। आईआईटी गुवाहाटी में क्या है कि तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स कंपलसरी है 12th में, और यही होना चाहिए। इस ये जो बीएससी इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है ना, इसमें भी यही क्राइटेरिया होना चाहिए एक्चुअली, कि 12th में ये सारे सब्जेक्ट कंपलसरी है। तो अगेन मैं तो यही कहूँगा, देखो बच्चे क्या है टैग के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि आइजस कितने बढ़िया हैं। अभी ये जो वीडियो चल रही है, मैं आईआईटी में ही बैठा पड़ा हूँ यहाँ पर, और आईआईटी से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं बता सकता हूँ मेरा आइजर वे बेटर है इससे, वे बेटर। चाहे हॉस्टल्स देख लो, या मैथ्स वगैरह देख लो, फैकल्टी वगैरह देख लो, लेक्चर हॉल वगैरह देख लो, आइजर टीवीएम इससे बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है भाई। तो मैं तुम्हें आईआईटी में बैठ के अभी बता रहा हूँ कि आइजस वे बेटर हैं, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, पीसीएमबी, इनके लिए। ठीक है, इंजीनियरिंग की फील्ड की बात करोगे तो उसमें आईआईटीज बेटर है। जैसे तुम बीटेक की बात करोगे, बीटेक आइजर भोपाल का लूँ या फिर टॉप आईआईटीज का, तो आईआईटीज का, इवन मीडियोकर आईआईटीज तब भी आईआईटीज का, टॉप एनआईटीज को भी मैं कहूँगा कि ले सकते हो तुम। बट उसके बाद आइजर भोपाल वे बेटर है बीटेक के लिए, क्योंकि वहाँ की फैकल्टी बहुत बढ़िया है। मे बी अक्षय वगैरह होंगे तो वे बीटेक वगैरह में इनरोल हैं, बीएस इंजीनियरिंग पहले तो उसका नाम। सो वे भी बता सकते हो तुम्हें फैकल्टी कितनी बढ़िया है, क्योंकि जब सिंपोजियम वगैरह होते हैं, मतलब क्या कहते हैं इन्हें, सेमिनार्स वगैरह, तुम समझ पा रहे हो सेमिनार्स वगैरह, पता है ना क्या होते हैं? यस सर। हाँ, तो सिंपोजियम वगैरह होते हैं हमारे यहाँ, तो सारे आईआईटीज, आइजर्स, इन सब इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टी बुलाए जाते हैं कि क्या करंटली रिसर्च वगैरह कुछ चल रहा है। तो मैंने देखा है आइजर्स में जो रिसर्च होती है उनकी क्वालिटी बहुत हाई है, आईआईटीज में भी बहुत हाई है, बट आइजर्स बिल्कुल इक्वली कंपेरेबल हैं टॉप आईआईटीज के साथ, टॉप के साथ मैं बात कर रहा हूँ। बीटेक वगैरह में थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा सा, टू बी ऑनेस्ट। यस सर। बट इन सर सब, आइजर पुणे अच्छी चॉइस रहेगी फिर। हाँ, तुम एक सेकंड, तुम उसमें आईआईसी बैंगलोर नहीं मिल रहा है यार, आईआईसी मिल जाएगा तुम्हें। तुमने फिल किया फॉर्म? यस सर, फिल किया था। अरे तो तुम्हें 19 है ना तुम्हारी ईडब्ल्यूएस रैंक, यस सर। आईआईसी ज्वाइन कर लो। बस एक ही चीज़ का ध्यान में रखना, आईआईसी का भी कॉस्ट स्ट्रक्चर आइजर जितना बढ़िया नहीं है ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आइजर का कॉस्ट स्ट्रक्चर दी बेस्ट है सब में, बट आईआईसी आईसी में के भी चांसेस हैं सर। मिल जाएगा, मुझे लग रहा है, ऑनेस्टली बताऊँ मैं, मिल जाएगा, क्योंकि इस साल सीट इंक्रीज हो गई है ना आईआईटी की थ्रू, हम्म। तो मिल जाना चाहिए, और मैं दुआ करूँगा मिल जाए। इतना ही मैं मैक्सिमम कर सकता है, नहीं मिलेगा तो आइजर पुणे वगैरह, कोई भी तुम्हारा इंटरेस्ट है कहीं किसी भी आइजर में चले जाओ, सारे ही अच्छे हैं। बट आईआईसी में अपने ही फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। एक तो कॉस्ट स्ट्रक्चर उनका इतना बढ़िया नहीं है, उनकी अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी है इस फील्ड, इस डिपार्टमेंट्स की। तो मैं आईआईसी जब विजिट किया था लास्ट ईयर, आईआईसी बैंगलोर में गया था, तब मैंने देखा था कि उनकी एक बिल्डिंग थी, छोटी सी बिल्डिंग, क्या थी, टीना छपा था ऊपर तो उनकी छत भी नहीं थी, टीने में उनको पढ़ाया जा रहा था नीचे, बीएससी वालों को, बीएससी और ये बीटेक कंप्यूटर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाले इनको। बट उनकी न्यू बिल्डिंग बन रही थी, और उसमें इसी साल ही बन जानी थी, जनवरी फरवरी तक उन्होंने लिखा था टारगेट डेट। सो मे बी बन गई होगी अभी तक बिल्डिंग, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बन रही है। और आईआईसी में फ़ायदा ये है कि बहुत बड़ा कॉलेज है यार, बहुत बड़ा कॉलेज है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बहुत तगड़ी होती है वहाँ पर, फैकल्टी टॉप नॉच मिलेंगे, इंडिया के सबसे बेस्ट वहीं तुम्हें देखने को मिलेंगे। सो आईआईसी में ये सब फायदे तुम्हें मिलेंगे। रिसर्च के लिए तो आईआईसी मैं ऊपर ही रखूँगा, आईआईसी से ऊपर रखो भाई आईआईसी को, ये मैं कह सकता हूँ। जैसे For sure. टारगेट तो है काफी। हाँ, तो आईआईसी को तुम सबसे ऊपर रखो, और मेरे हिसाब से मिल जाएगा तुम्हें, अगर ईडब्ल्यूएस 19 है मेरे हिसाब से मिल जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो, मिल सकता है। Thank you, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एम्स वगैरह में चले जाएंगे, आईआईटीज वगैरह में चले भैया, जाएंगे। हाँ बोलो। थैंक यू। मुझे ये कहना था कि जैसे हमने जब रैंक वगैरह हमने जब देखने गए थे ना, तो जैसा किया था लॉगिन वाला ऑप्शन जो था उसी में तो जाएगा ना? कैसा लॉगिन वाला ऑप्शन तुम कह रहे हो? मतलब जब हम मतलब काउंट मतलब चॉइस फिलिंग करेंगे तब, तो तब क्या हम लॉगिन वगैरह उस ऑप्शन पे नहीं जाएगा ना? वहीं से ही है, वहीं से ही होएगा सब कुछ। जहाँ जैसे अच्छा। तुमने रिजल्ट वगैरह देखे हैं ना, बिल्कुल सेम, सारा मेथड सेम रहेगा, वहीं पर ही जाना है। वहाँ पर तुम्हें काउंसलिंग वगैरह का ऑप्शन मिलेगा प्रेफरेंस ऑर्डर भरने के लिए, प्रेफरेंस ऑर्डर भरना है, फिर इसका जब तुम्हारा अलॉटमेंट वगैरह होगा तब वे सारी चीज़ें भी वहीं पर सेम आएगी।
ओके। अच्छा। अच्छा भैया, जैसे आपने एक वीडियो में कहा था कि मतलब मतलब जैसे AIR 1 मिलने से मतलब सारे के सारे कॉलेजेस मिलेंगे, वैसे ही हाँ करना हाँ है ना? हाँ, बट एक चीज़ मैंने और बोला था कि सारे के सारे प्रेफरेंस डालना है। इसको बोलने का मेरा मेन मोटिव ये था कि कुछ साल मतलब पिछले ईयर और उससे पिछले ईयर कुछ यूट्यूबर्स आके ये बोलते थे कि अगर तुम्हारी लो रैंक है तो तुम ना इधर ब्रह्मपुर को हाँ। ऊपर डाल दो, तो तुम्हारे चांसेस हाई हो जाएंगे ब्रह्मपुर मिलने के। सो उसका काउंटर मेरे पास एक ही था, सिंपल सा, जिसमें थोड़ा विवाद हो गया था। मैं तुम्हारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक नाउ आई एम विजिबल, है ना? दिख रहा है यस। ना भाई? ओके। जी सो हाँ। भैया मेरा दिख काउंटर रहा सिंपल सा था। मान लो तुम्हारी रैंक आई है, वन सेकेंड, तुम्हारी रैंक आई है 3400, मेरी रैंक आई है, मेरी रैंक आई है 3400, और मैंने ना आइजर बरहमपुर को लास्ट में रखा है 11th प्रेफरेंस पे, ठीक है? अच्छा। और एक दूसरा बच्चा है जिसकी रैंक आई है 3401, एक रैंक मेरे से ज्यादा, और उसने फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला है। और सेवन्थ राउंड में तो ये बताओ, मान लो इन दोनों में से ब्रह्मपुर मिलने के चांसेस किसके ज्यादा हैं? 11th प्रेफरेंस वाले के या फर्स्ट प्रेफरेंस वाले के? किसके? वन प्रेफरेंस वाले का। 11th प्रेफरेंस वाले का। फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस प्रेफरेंस तो वाले का होना होगा ना, चाहिए। पहले उसको मिलेगा। पहले मतलब एक रैंक कम है। हाँ, ये मेन पॉइंट है, ये लड़का सही पकड़ा है कि एक रैंक यहाँ तो पर बहुत कम है। डिफरेंस कर। अब वन सेकेंड यार, वन सेकेंड वेक्सिंग वेट करना। आई थिंक आई हैव टू अगेन, यहाँ पर मैं दिखाई नहीं दे पाऊंगा फिर। वन सेकेंड, आई हैव टू फाइट दिस। ओके, जस्ट वेट करना है 1 मिनट के लिए भाई। सनलाइट आ रही है ना, उससे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, जस्ट रिमूव इट। क्या मैं विजिबल हूँ? जी हाँ। भैया। हाँ भैया। इसे मैं खोल के रखूँ या बंद कर दूँ? खोल के रखते हैं। ओके, आई थिंक आई एम विजिबल नाउ। ओके, सो यहाँ पर मेन पॉइंट यही था कि उस बंदे की रैंक बेटर है, तो सबसे पहले मेन फैक्टर आता है हमारी रैंक कितनी है। बट जो ये यूट्यूबर्स बता रहे थे कि मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर में आप बरहमपुर को ऊपर रख दीजिए अगर आपकी कम रैंक है, तो मान लो किस लिए मैंने बोला था कि आपको फर्स्ट रैंक के अकॉर्डिंग रखना है। ये देखो, मान लीजिए कि 3400 उसने डाला था, तो 3400 में उस बच्चे को 6th राउंड में ब्रह्मपुर मिल गया, ठीक है? ठीक है। और 3401 में वाले बच्चे को भी 6th राउंड में ब्रह्मपुर मिल गया। दोनों को मिल गया 6th राउंड में। मान लो मेरी 3450 तक गई है कट ऑफ ब्रह्मपुर की, ठीक है? इज एम क्लियर अभी तक? जी भैया। सो देखो, 3400 वाले ने क्या किया है कि लास्ट में रखा है 11th प्रेफरेंस में, और 3401 वाले ने फर्स्ट प्रेफरेंस में, ठीक है? तो इसने 11 से ऊपर भी कुछ आइजर रखे होंगे ना, तिरुपति, भोपाल, मोहाली, है ना? जी भैया। सो देखो, ये फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, अब ये नेक्स्ट राउंड में जा ही नहीं सकता, 7th 8th राउंड के लिए जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसको इसकी टॉप प्रेफरेंस का आइजर मिल गया है। एक बार अगर तुम्हें फर्स्ट प्रेफरेंस का मिल गया तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, फ्रीज का, कि मुझे यही सीट ही लेनी पड़ेगी। बट अगर तुम्हें 11th प्रेफरेंस वाला मिला है, इस उससे ऊपर वाले प्रेफरेंस के अभी आइजर रह रहे हैं, तो तुम्हें फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा कि नेक्स्ट राउंड में अगर मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मेरी अपर प्रेफरेंस वाले आइजर मुझे मिल रहे हैं तो वे मुझे मिलना चाहिए। तो ये वाला नुकसान हो जाता है कि अगर तुमने गलती से भी प्रेफरेंस ऑर्डर नंबर 1 पे ही डाल दिया ब्रह्मपुर को, तो उससे अगर ऊपर वाले आइजर्स जो हैं वे अगर तुम्हें चाहिए होंगे तो वे नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैंने भैया, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ अगर फ्लोट कर दिया और मतलब ये सोच रहा हूँ कि अदर मतलब फर्दर राउंड्स में मुझे अच्छा मिल आइजर जाएगा, मिलने वाला मान है। लो नहीं मिला। हाँ 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 हाँ, मेरे को समझ रहा हूँ, ऐसे डाउट्स हाँ आते हैं बच्चों को। हाँ, तो फ्लोट मतलब का सुनो कोई सुनो सुनो और। सुनो, वन सेकंड। फ्लोट का मतलब होता है कि मुझे इस राउंड में जो सीट मिली है वे तो मेरी फिक्स है, फिक्स, अच्छा। वे तो मेरी ही है।
अगर मुझे अगले राउंड में मेरी अपर प्रेफरेंस वाली जो मैंने ऊपर डाल रखे हैं, मान लो मैंने फोर्थ प्रेफरेंस वाली मेरे को मिल गया, तो थर्ड सेकंड फर्स्ट इन तीन में से अगर किसी प्रेफरेंस वाला आइजर मुझे मिल रहा है या प्रोग्राम मुझे मिल रहा है तो वे मुझे मिल जाए। मान लो नहीं मिलता इन तीन में से, तो फोर्थ वाली मेरे को नेक्स्ट राउंड में भी मिलेगी। अगेन तुम फ्लोट कर सकते हो, फिर अगले फिफ्थ राउंड में, सिक्स राउंड में, सेवंथ राउंड में, ऐसे फ्लोट करते जाओ जब तक वे अपनी काउंसलिंग बंद नहीं करते हैं। तब तक हमेशा क्या करना है, चूज फ्लोट। ओके, सो अच्छा, प्रेफरेंस ऑर्डर हाँ, ये एक डर था मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब एक डर था कि मतलब वो कोई हाँ, अगर नहीं, और आके ले लेगा नहीं, तो नहीं, मतलब नहीं, ऐसा इतना अत्याचार कर देंगे क्या काउंसलिंग में? ऐसा नहीं होएगा। हेलो। जो यहाँ अच्छा, पर बच्चा जो ओके, जितना डिजर्व करता है उसे वही मिलेगा। काउंसलिंग में कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है, मिस्टेक यही बच्चे करते हैं, ये वाली जो मैंने बताया प्रेफरेंस ऑर्डर। सो मैं तुम्हें ना हेलो ज्यादा, हाँ भैया, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ मैंने 6 राउंड में फ्लोट कर दिया और हाँ मुझे 7 में कुछ नहीं मिला, तो हाँ, मैं 8 में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ क्या? सिक्स राउंड में फ्लोट कर दिया तो जो सिक्स राउंड में मिला है वही तुम्हें सेवंथ में मिल जाएगा। अगर अपर वाला नहीं मिला तो सेम रहेगा ही रहेगा तुम्हारे पास। हाँ हाँ। तो तुम पार्टिसिपेट करने का यहाँ कोई सेंस ही नहीं है ना। ओके, जो तुम्हें मिला है वे तो मिला ही रहेगा अगर फ्लोट करोगे नेक्स्ट राउंड में, वे तो है तुम्हारे पास। बट अगर अपर वाला आइजर मिल गया तो ये वाला आइजर फिर नहीं मिलेगा, फिर बाद में ये आइजर नहीं मिलेगा जो फोर्थ वाला है, फोर्थ प्रेफरेंस पॉइंट तुमने डाला है, ठीक है? फिर अपर वाला तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। ऐसे चलता है। इसलिए अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, भरोसा करो मुझ पे और सिंपल सी बात मेरी मानो कि एक बार अपने दिमाग को कहो कि मेरी तो फर्स्ट रैंक आई है मेरी इंडिया में, मुझे सारे आइजर सारे प्रोग्राम मिल रहे हैं। अब तुम अपना इंटरेस्ट देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हें कहाँ किस कॉलेज में ज़्यादा तुम्हें बेटर लग रहा है, उस कॉलेज को अपने प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग भरो प्रेफरेंस। और नोट कि सारे के सारे प्रेफरेंस भरने हैं। जो जिनके पास मैथ नहीं है उनको 7 प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन मिलेगा, तो 7 के 7 भरो। जिनके पास मैथ है उन्हें 11 प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन मिलेगा, तो 11 के 11 भरने हैं, ठीक है? बस इस चीज़ का ध्यान में रखना है। और काउंसलिंग में जब तुम्हें सीट मिलेगी तो सीट फ्रीज या फ्लोट करनी है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी सीट रिजेक्ट हो जाएगी, फिर तुम काउंसलिंग में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, फिर तुम्हारी सीट चलेगी फुस फुस, किसी और को मिल भैया जाएगी। एक डाउट था हाँ बोलो। भैया, अगर मतलब पहले रैंक, मतलब मुझे आइजर टीबीएम मिल रहा है, हम्म लेकिन मतलब सेकंड राउंड में मुझे आइजर टीबीएम मिल रहा है और फर्स्ट राउंड में मुझे आइजर बरहमपुर मिल रहा है। हम्म लेकिन मैं बरहमपुर में एडमिशन करना चाहता हूँ, तो हम्म। मेरी सीट रहेगी या नहीं, मतलब क्या तो होगा? देखो, फर्स्ट राउंड में तुम्हें ब्रह्मपुर मिल गया, जी भैया। तुम उसे फ्रीज कर दो। फ्रीज करोगे इसका मतलब है कि जो मुझे आइजर मिल गया है वही मुझे चाहिए, मुझे फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। समझ रहे हो? अगर तुम्हें मतलब अगर बरहमपुर मिल मतलब गया, देखो थर्ड देयर फोर्थ, इज 2 ऑप्शंस। जब तुम्हें आइजर मिलेगा तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, एक फ्रीज एक फ्लोट। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा जी एक्सप्लेन भैया। कर ही देता हूँ पीपीटी में ही यार, तुम ऐसे टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, अरे टेंशन ले रहे हो आप? रुकिए रुकिए, हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, जस्ट वेट। हाँ, सो जब तुम्हें सीट मिलेगी देन यू हैव 2 ऑप्शंस, वन इज फ्रीज एंड वन इज फ्लोट। सो एक होगा फ्रीज एंड एक होगा फ्लोट अपना। और इसमें से मेरा सबसे प्यारा ये वाला है, फ्लोट वाला, कि भाई मुझे तो फ्लोट ही करना है। तो ज़्यादा दिमाग जिसे नहीं लगाना, फ्लोट चूज करना। जैसे ये बच्चा है, इसको दिमाग लगाना है क्योंकि इसके घर के पास में ब्रह्मपुर है, ठीक है? तो ये जी थोड़ा भैया। दिमाग लगा रहा होगा। सो देखो, तुम्हें ब्रह्मपुर में एडमिशन लेना है, यही तुम्हारा मेन है ना बात। मतलब भैया, अगर मुझे बहरमपुर या फिर भोपाल, हाँ, ये दोनों में ही एडमिशन है एडमिशन तो लेना है, मतलब बीच में कुछ नहीं। इन दोनों में से कौन तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहिए? भोपाल। तो भोपाल को प्रेफरेंस नंबर 1 पे डाल दो। उसके बाद क्या चाहिए बोलो? भोपाल नहीं मिला तो तुम्हें क्या मतलब चाहिए? देखो, तुम्हें भोपाल चाहिए ना, बहरमपुर। भोपाल चाहिए ना, जी भैया। ठीक है। रैंक ही उतनी है, मतलब अरे भोपाल। रैंक जाए भाड़ में, रैंक से हमें कोई मतलब नहीं है। रैंक हमारी क्या है, जी ईयर 1, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। हुआ नहीं। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ? भोपाल। हाँ, मान लो भोपाल नहीं मिला तो तुम्हें क्या चाहिए? बरहमपुर, तो उसके बीच में कुछ नहीं। बरहमपुर उसे डाल दो, ठीक है? 2 तुमने डाल दिए जी। आइजर, तो ये जी हो भैया। गया। अब इसके बाद तुम्हें थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये सारे अपने अकॉर्डिंग डालने हैं।
जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट हो, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ सारे के सारे डालने हैं। जी ठीक भाई, है। आपके हिसाब से ही डाल रहा हूँ, मतलब हाँ, पुणे के बाद कोलकाता, उसके बाद मोहाली, उसके बाद तो भोपाल, मतलब यहाँ भोपाल के बाद पर, हाँ मोहाली। देखो, यहाँ पर सीट अलॉटमेंट इस तरीके से होती है कि जो तुम्हारी सबसे ऊपर वाली प्रेफरेंस प्रेफरेंस में जो आइजर है ना, उसके कट ऑफ की रेंज में अगर तुम्हारी रैंक होगी तो वही तुम्हें अलॉट होगी। मान लो कट ऑफ वगैरह बरहमपुर का 2600, मतलब तुम्हारी रैंक मान लो 2600 है, मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। जी भैया। बट जी भैया। 2600 रैंक में ना तुम्हें एक पर्टिकुलर राउंड, फोर्थ राउंड में मोहाली भी मिल रहा है, मान लो भोपाल भी मिल रहा है, बरहमपुर भी मिल रहा है, टीवीएम भी मिल रहा है, लेकिन तुमने बरहमपुर को सेकंड पे डाल रखा है, सेकंड रैंक पे, उसके नीचे ये सारे बाकी बचे हुए ऐसे डाल रखे हैं, मोहाली, भोपाल हाँ। वगैरह। सो तुम्हें बरहमपुर ही मिलेगा, जो तुम्हारी प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे जी ऊपर भैया। रहेगा तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग, वही तुम्हें हाइजर मिलेगा। हाँ, सो आपने बोला था अगेन फ्रीज ही करना अगेन पड़ेगा। अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सोचना है कि मैं आयर वन हूँ, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को भरना है। और सारे के सारे प्रेफरेंस भरने हैं, 11 की 11, कोई भी गलती नहीं करेगा भाई, सारे प्रेफरेंस भरने हैं सबको, ठीक है। एग्जाम जी भैया। अच्छा क्लियर? सर, मेरा एक डाउट और था। हाँ बोलो भाई, हम डाउट के लिए हैं। सर जैसे आईएससी के बारे में आप कह रहे थे, हाँ हाँ। तो सर एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन है मेरी 12th की मार्कशीट में। मैंने क्या किया था हम्म। कि 2024 में मैंने सीबीएसई से पीसीबी स्ट्रीम के साथ पास की थी अपनी क्लास 12th। ओके। और सर मैंने फिर असल में मेरा जेई देने का विचार बना। हाँ तो सर मैंने ओपन बोर्ड होता है, तो मैंने उससे पीसीएम और इंग्लिश सब्जेक्ट लेके अपनी 12th परस्यू की थी। हाँ हाँ तो सर मैंने एक्चुअली क्या करा, जो आइजर का एग्जाम था वो तो मैंने पीसीबी वाली मार्कशीट से लगा रखा था। हाँ हाँ। पर सर जब आइजर में, जब सॉरी आईएससी में जब अलग से रजिस्ट्रेशन करना था, तो मैंने एनआई जो ओपन बोर्ड वाली है वो लगा ओके दी थी। ओके, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है ना सर? देखो, देखो आइजर और आईएससी के बीच में ना बस जो तुम्हारा रिजल्ट है ना वे शेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तुम्हारी मार्कशीट ओके। वगैरह वे नहीं शेयर करने वाले हैं। तो तुम्हारा जो रिजल्ट है वही उनके पास पड़ा है, वे तुम्हारा रिजल्ट स्कोर कार्ड देखेंगे, हाँ स्कोर कार्ड, तो वे तुम्हारा स्कोर कार्ड बस वेरीफाई करेंगे, बाकी जो तुम अपनी मार्कशीट डालोगे वे उनके पास भी रहेगा। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। ओके, और कोई भाई, किसी को कुछ और डाउट हो तो बोलो भाई, यहाँ हम बैठे हैं। भैया जो आइजर टीवीएम का प्लेसमेंट सेल है वो सारे आइजर से अच्छा है क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से प्लेसमेंट सेल, तो पहली बात तो किसी भी आइजर का प्लेसमेंट सेल इतना बढ़िया नहीं है प्लेसमेंट के लिए, ऑनेस्टली बताऊंगा मैं। एंड आइजर बने भी नहीं है प्लेसमेंट के लिए भाई, अगर आइजर प्लेसमेंट कराने लग जाएंगे तो उनका जो मेन मोटो है वे बचेगा नहीं, जो कि रिसर्च का है। अगर बच्चे प्लेसमेंट के लिए जाने लग जाएंगे तो फिर पीएचडी कौन करेगा। आइजर्स के बनाए इसलिए गया है ना कि बच्चे आगे आगे जाके पीएचडी वगैरह करें। अगर तुम कंपनी में जाके वही मजदूरों वाला काम करोगे तो रिसर्चर वाला काम कौन करेगा। तो इसीलिए नहीं, प्लेस लेकिन दो तीन महीने पहले ना भैया न्यूज आई थी कि आइजर टीवीएम में से मतलब जिसने हाँ जिसने डाटा साइंस मेजर लिया था हाँ, उन्हें अच्छा पैकेज लगा है। देखो डेटा साइंस से ज़्यादा अच्छा पैकेज मैथ का लगा है। डेटा साइंस से अच्छा पैकेज मैथ के बच्चों का लगा है। मैथ के बच्चे 2-3 महीने नौकरी करेंगे, जैसे ही उन्हें फॉरेन में पीएचडी मिलेंगे वे नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, और अच्छी नौकरियां 20-30 लाख के बीच की नौकरियां लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। मैं बता रहा हूँ ये। तो तुम प्लेसमेंट के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, आइजर में आ रहे हो तो प्लेसमेंट के चक्कर में मत पड़ो। ओके। मैं इतना तुम सबको, जितने भी बच्चे हो यहाँ पर, इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि कुछ अच्छा जीवन में कर रहे हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर BSMS फ्रॉम आइजर। कुछ ना कुछ जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होगे, बहुत कुछ अच्छा कर रहे होगे, चाहे रिसर्च में कर रहे हो, मे बी जॉब्स वगैरह में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे जॉब्स वगैरह में नहीं जाते, जाते हैं बच्चे। डेटा साइंस वगैरह की फील्ड में मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चे, बड़े फार्मा कंपनीज में बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, तो वे सब हैं, ऑप्शंस हैं अपने पास। बट मेन ऑप्शन क्या है, सबसे प्रीमियर ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये पीएचडी का। पीएचडी के लिए हम बने हैं भाई, BSMS बना ही पीएचडी करने के लिए, आगे फाउंडेशन है ये। अब देखो, तुम इस तरीके से देख सकते हो इसे, 12वीं के बाद कौन कौन सी नौकरी होती है। 12th तुमने कंप्लीट कर लिया, नौकरी कर सकते हो ना। किसी का शायद कुछ एग्जाम हाँ होता है, है ना, है ना। उसमें नौकरी मिलता है। अरे तो तुम्हें क्या होता है, ग्रुप वाइज एड वाली कुछ होती है ना, ये नौकरी मिल जाएंगी, सड़क साफ करते बैठना। सो जितनी तुम हायर क्वालिफिकेशन करोगे ना, उतनी बेटर तुम्हें जॉब्स मिलेंगी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं ये।
और मैंने ऐसा बच्चों से बात किया है जो मतलब ये जॉब्स वगैरह छोड़ के पीएचडी वगैरह करने के लिए गए थे। तो मैंने पूछा था भैया इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है आपको, मान लो पीएचडी कंप्लीट कर लोगे तब भी थोड़ा बहुत ही तो और पैसा ज़्यादा मिलेगा, इतना कुछ गैप है नहीं, इतना तो आपका कुछ सालों में जाके बढ़ जाएगी। लेकिन भाई बात पैसों की है ही नहीं, बात है फ्यूचर में ग्रोथ की कितनी हम कर सकते हैं। तो ये जो जब हम मास्टर्स करके बस निकलते हैं ना, तो फ्यूचर में जाके ना किसी पॉइंट में जाके आप मतलब स्टैटिक हो जाओगे, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और मैं ये स्टार्टअप वगैरह की बातें नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टअप वगैरह वाले तो हैं, स्टार्टअप वगैरह में 95% फेल हो जाते हैं स्टार्टअप वगैरह, इनके बारे में मैं बात भी नहीं करूँगा। मैं फ्यूचर में एक्चुअल जो वर्क होता है, जो सोसाइटी के लिए हमें वर्क करना है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एट द एंड वी हैव टू सर्व फॉर आवर सोसाइटी। अगर हम अपने लिए सर्व कर रहे हैं तभी हम अपनी सोसाइटी के लिए सर्व कर रहे हैं एक तरह से इनडायरेक्टली। अगर हम अपनी और अपने फैमिली को आगे ग्रो कर रहे हैं, ऐसे सब अपनी और अपनी फैमिली को ग्रो करेंगे, वी आर ग्रोइंग आवर सोसाइटी। एट द एंड उसके लिए हमें वर्क करना है रादर देन दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो पैसे वगैरह की टेंशन मतलब डिसेंट इनफ कमाओगे, जितने इंजीनियर्स कमा रहे हैं इससे कम नहीं कमा रहे होगे, मोस्टली से इंजीनियर्स के इक्वल की कमा रहे होगे। ऐसा भी नहीं कि करोड़ों की तुम्हारी नौकरी रहेगी, ये भी नहीं है, बट डिसेंट इनफ। ठीक है, आगे बोलो। हेलो सर, एक छोटा सा डाउट होता है सर। हाँ, बोलो, वो बोलो। 4 सब्जेक्ट मैंने भर रखे थे जैसे पीसीएम इंग्लिश, तो उसमें हाँ, कोई हाँ। दिक्कत तो नहीं आने वाली ना इससे बैकग्राउंड में? अरे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वहाँ पर भरे हो क्या, आईसी बेंगलोर में? आईसी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश, और उसमें टिक लगा रखे, टिक थे ना उसमें, टिक करने थे उसमें कौन सब्जेक्ट थे? अच्छा, तो 4 ही सब्जेक्ट थे तुम्हारे पास क्या? 5 होंगे ना मेरे हिसाब से। नहीं सर, 4 ही थे। वो एक्चुअली वो 12th की फेल मार्कशीट मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशन थी कुछ ओपन बोर्ड की, उसकी वजह से अच्छा, 5 नहीं लग पाए मुझे। ओके, तो देखना पड़ेगा। एक काम करना सर। गोयल जी, आइजर सर। की काउंसलिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। कहीं ऐसे में कुछ लफड़ा हो गया तो ये ना हो कि आइजर तुम्हारा चला जाए। ठीक है। यस सर। और वन मोर थिंग, तुम में से कोई भी गलती से ड्रॉप के बारे में मत सोचना कि मुझे आईएससी नहीं मिला तो मैं 1 साल ड्रॉप लूँगा, आईएससी लूँगा। पिछले साल बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें तिरुपति ब्रह्मपुर मिल रहा था, ड्रॉप लिया, सोचा कि नहीं यार मैं तो ऊपर वाले आइजर लूँगा, ये तो अभी बने ही नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। इस साल उनकी डबल रैंक आई है, जो पिछले साल आई थी उससे डबल रैंक। अगले साल कितनी कंपटीशन बढ़ेगा किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट है, पॉपुलर थे नहीं पहले, बच्चे घुस पा रहे थे किसी तरीके से। अब आईआईटीज लेवल के अगर ये इंस्टीट्यूट्स है तो उस लेवल का तुम्हें कंपटीशन अब जाके फेस करना पड़ रहा है। मे बी तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को और भी कॉलेजेस अच्छे मिल रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना गोयल जी? तुम्हें कुछ मिल रहा है और क्या? भैया एम्स मिल रहा है, लेकिन वो एमबीबीएस छोड़ के सब में मिल रहा है, अच्छा, बीडीएस हाँ, वगैरह। तो ये देखो ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, वे भी बेकार ऑप्शंस नहीं होते, तुम ध्यान से देखोगे, है ना, सबको तो नहीं मिलता, यू आर गेटिंग। तो एमबीबीएस के हाँ। भी देखो, मैं एज ए टीबीएम में रहता हूँ, एमबीबीएस छोड़ के बहुत बच्चे हैं एज ए टीबीएम। एमबीबीएस प्योर कोलकाता मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट का, कोई कोलकाता से बंगाल में होगा, उसे पता होगा, वे छोड़ के आया था। हाँ वे वन ऑफ द बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है, हाँ, वन ऑफ द टॉप टॉप कॉलेज इंस्टीट्यूट है है। हमारा वेस्ट हाँ, बंगाल तो का। वे छोड़ के एक लड़की आई थी, तो वे लड़की ने वे नहीं छोड़ रहा था, उसके अलावा उसने आईआईटी खड़गपुर छोड़ा था। वे दोनों फील्ड में थी, जेई और नीट दोनों, पीसीएमबी वाली थी, और वे एज ए टीबीएम में आके एट द एंड बीएसएमएस कर रही है। ऐसे ही मेरा दोस्त था जो कि तुम्हारे प्रेफराइजर में मेंटर वगैरह भी है, आईआईटी बॉम्बे वगैरह छोड़ गया था वे केमिस्ट्री के लिए। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो मास्टर्स के लिए भी प्रोग्राम होते हैं ना, तो ऐसे ही बेंगलोर वगैरह मास्टर्स के लिए छोड़ के आए हैं। मास्टर्स में तुम सोचते हो ना बच्चा थोड़ा समझ आ जाती है, तो मैंने देख रखा है मास्टर्स के लिए ऐसे बेंगलोर को छोड़ के मेरे इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे आए हैं। सो डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, क्या करना चाहते हो। सारे इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं जो भी टॉप वाले हैं, आईएससी, आइजर्स, आईआईटीज, आईएसआई, आईएसीएस, नाइजर बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। अगर किसी को नाइजर मिल रहा है तो उसको प्लीज़ कंसिडर करना, ठीक है। इज एम क्लियर? और देखो यार, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम 4-5 बंदे ही डाउट्स पूछ रहे हो, प्लीज़ अपने आप को ओपन करो, सारे डाउट्स पूछने की यहाँ कोशिश करो। भैया एक वो कैटेगरी सर्टिफिकेट का एक डाउट था। हाँ बोलो यार। हाँ हाँ, तो मेरा हमारा वेस्ट क्या है, वो ओबीसी का लिस्ट को लेकर बहुत सारे इश्यूज चल रहा है, तो मतलब ओबीसी एनसीएल नहीं बन पा रहा है। और मतलब मैंने जब फॉर्म ओबीसी एनसीएल में मैंने अपना कैटेगरी में दिया था, फॉर्म फिलअप करने के वक्त तो कोई मतलब
ओबीसी एनसीएल तब नहीं बनाया था। और जब जब पोर्टल ओपन हुआ हम्म 1 जून से 23 जून के बीच में, जब सबमिट करने का था, हम्म तो मैं बनाने गया ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, हम्म फिर नहीं बना क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कोई ऑर्डर नहीं थे, कोई साइन नहीं कर रहा था। तो वे तो नहीं अभी बनेगा। मतलब वे नहीं बनेगा वे, क्योंकि वे कुछ कोर्ट वगैरह से ऑर्डर आए थे ना, शायद ऐसा कुछ हुआ था। हाँ 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 ओके, हाँ, मेरे को तो थोड़ा अभी आइडिया मतलब है। जब पर हाँ तो वे नहीं बनेगा तुम्हारा। पर रिजल्ट ना नहीं बना, ओबीसी एनसीएल नहीं बना। पर रिजल्ट रिजल्ट में ओबीसी एनसीएल में कैटेगरी रैंक आ चुकी है। उससे कोई मतलब नहीं है। जनरल में हो जाएगा ना? जनरल के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें आइजर मिल रहा होगा तो 100% हो जाएगा। ओके। जनरल के अकॉर्डिंग मिल रहा है ना तुम्हें? हाँ हाँ, जनरल क्या, वो तो बस बस बस। 1700 रैंक है। वरना अगर नहीं मिल रहा हो तो यहाँ तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, ये मैं बोलने वाला था। अगर तुम्हें मिल रहा है, वेल एंड गुड, तुम्हें आइजर मिल जाएगा। अभी क्या होएगा, तुम्हें जनरल कैंडिडेट की तरह कंसिडर करेंगे। अभी ये मैंने बताया ना कि रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्टेप है एक, अगर तुमने स्टार्टिंग से अटेंड की होगी मेरे सेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वे यही सब वेरीफाई करते हैं। मान लो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, जिन्होंने अपनी मार्कशीट गलत अपलोड कर दी होगी 12th की, ऐसे कांटा लगाएंगे वे और काउंसलिंग से बाहर कर देंगे, हच, फिर तुम्हें कोई एजर नहीं मिलेगा। बट जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, वे जनरल कैंडिडेट की तरह कंसिडर करते हैं। बट मार्कशीट मोस्ट इंपॉर्टेंट, गलती से भी गलत नहीं करना है। पिछले साल बहुत बच्चों का मैंने देखा है, डबल डिजिट रैंक वाले को वहाँ पर आइजर नहीं मिला था। ऐसे बाद में मिल गया था, बट आइजर नहीं मिला था क्योंकि उसकी मार्कशीट में गलतियाँ थी। सर ट्रांसफर सर्टिफिकेट का क्या है मतलब? हाँ, तो टीसी तुम्हें लेना पड़ेगा स्कूल से। स्कूल से बस माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला है। नहीं, टीसी जाके कहो हमारे मुझे आइजर में एडमिशन लेना है, वहाँ टीसी चाहिए होगा। तुम्हारे जो स्कूल है वो इशू करेगा टीसी, मिलेगा ही मिलेगा, सबको मिलता है। ओके, और कोई डाउट भाई? प्लीज पूछे भाई। भैया अगर टीसी हो तो फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना? क्या हो? टीसी अगर है, हाँ हाँ, नहीं ट्रांसफर नहीं, दोनों वाला की जरूरत सर्टिफिकेट। पड़ती है, दोनों की जरूरत है, साफ साफ मैं बता रहा हूँ। वे ट्रांस कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वे दोनों को कंबाइन करके देना पड़ता है तुम्हें एक पीडीएफ में। लेकिन स्कूल वालों ने बस वही दिया मार्कशीट के साथ, नहीं ट्रांसफर नहीं और नहीं, देखो लिविंग। माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुम्हारा वे इशू करेगा, तुम्हारा बोर्ड होता है शायद वे। सीबीएसई। हाँ, वे शायद इशू करेगा, मेरे को श्योर नहीं है, मैं भूल गया हूँ मेरे टाइम में क्या हुआ था। बट मेरे हिसाब से वही बोर्ड तुम्हारा इशू करेगा। जाओ स्कूल के पास, उनसे बोलो। इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। मान लो तुम्हारा इशू नहीं हो पाया ना, तो आइजर वाले तुम्हें टाइम देंगे, इतना टाइम है तुम्हारे पास, तुम माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह लेके आना और सबमिट करा देना। बट उस टाइम के बाद क्या होगा कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मान लो तुम्हारा डिजी एडमिशन, लॉकर वाला तो चलता ही है ना? नहीं, तुम्हें फिजिकल देना पड़ेगा माइग्रेशन। नहीं, डीजी, वेबसाइट पे लिखा है वैसे देखो, डिजी लॉकर वाला। डीजी लॉकर क्या होता है, वैलिड होता है। वैलिड तुम्हें एज अ प्रूफ दिखा सकते हो। पर माइग्रेशन और टीसी इसलिए लेते हैं कि तुम्हारा किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं है, इसलिए लिया जाता है दोनों। तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए। फिजिकल कॉपी भी अपने पास रख लेंगे, ओरिजिनल टीसी और माइग्रेशन दोनों ही सबमिट करके रखते हैं। तो उन्हें ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए ही होता है। वही क्या है कि तुम्हारा जब फिजिकल वेरिफिकेशन होएगा, जब तुम्हें आइजर मिल जाएगा, तो आइजर मिलने के बाद हमारे जब सारे राउंड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद बच्चों के पास मेल वगैरह जाएगा कि तो कॉन्ग्रेचुलेशन इस आइजर को चूज़ करने के लिए वगैरह वगैरह। एंड देन वे आइजर्स तुम्हें बताएंगे कि इस टाइम के बीच में आप सबको आना है आइजर्स में, और आइजर में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होएगा। और जब तुम आओगे उसी टाइम में तुम्हें हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें आगे वापस जाना है फिर वापस आना है फिजिकल वेरिफिकेशन, ऐसा नहीं है। तुम अपने घर से निकलो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, आराम से कॉलेज में पहुंचो, और हॉस्टल्स वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे। अगले दिन वेरिफिकेशन होएगा, 1-2 दिन के बाद ही तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो और उस ये पीरियड सब में, सारे राउंड खत्म होने के बाद होगा ना? हाँ, सारे राउंड्स खत्म होने के बाद, इसलिए लास्ट राउंड तक जाना है, जल्दीबाजी नहीं करना है किसी को। कितना दिन टाइम लगेगा पूरा सारे राउंड खत्म होने में? 2 महीना। और मान हर के राउंड चलो। के बीच में कितना गैप होता है? हर राउंड के बीच में कितना गैप होता है, 4-5 डेज मे बी। मतलब ऐसा होता है कि 2-3 दिन तो वे देंगे तुम्हें वे करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए कि तुम्हें इस आइजर को फ्रीज करना है या फ्रोज करना है, फिर फ्रीज करना है या फिर फ्लोट करना है। तो वे करने के लिए वे 2-3 दिन देंगे। उसके बाद 4-5 दिन का और टाइम गैप रहेगा,
जब वे क्या होते हैं, नेक्स्ट जो राउंड में बच्चों को सिलेक्शन होगा, उनका ऑफर लेटर वगैरह वे रेडी करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन शायद दोबारा से करते हैं, एक बार और करते हैं वे, तो उसके अकॉर्डिंग होता है वे। ओके, 2 महीने में हो जाएगा तुम्हारी क्लासेस, मान के चलो सितंबर में शुरू हो जाएंगी। ओके। सितंबर में ही शुरू होंगे, उससे पहले नहीं शुरू होंगे, इतना मैं बोल सकता हूँ, बहुत मुश्किल है उससे पहले शुरू होना। तो सितंबर में तो माइजर्स में आ रहे होंगे। ओके, और क्या तुम्हारा कुछ डाउट था यार? भैया माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी अभी तक स्कूल से मिली नहीं है, तो उसका ज़रूरत कब तक पड़ता है? देखो बच्चा, मैंने अभी बताया है कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन आइजेस होगा आइजेस का, जब तुम सारे राउंड्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे पास मेल आएगा, उसके बाद उसमें डेट्स दी जाएंगी कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप आइए आइजेस में, फिजिकल वेरिफिकेशन होएगा, तब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो वे तुम मान के चलो अगस्त के लास्ट तक में हो रहा होगा, ठीक है। मान लो ओके भैया, थैंक यू। मान लो तब भी तुम्हारे पास नहीं है माइग्रेशन वगैरह ये वगैरह, तब भी वे तुम्हें टाइम देंगे, 2 महीना 3 महीना कि तब तक ले आओ, और उस टाइम तक तुम्हें वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। वे तुम्हारे से कुछ फॉर्म वगैरह में सिग्नेचर वगैरह करेंगे। बट कैटेगरी सर्टिफिकेट, मार्कशीट ये कंपलसरी है। अगर इनमें से कुछ भी लफड़ा हुआ, ऐसे भगा देंगे वे तुम्हें वहीं से ही। ठीक है, ओके भैया, ओके, थैंक यू। वेलकम। भैया अब काउंसलिंग के लिए सिर्फ 12th और 10th मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ना, दूसरा नहीं बोल रहे? और भी डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको बताया है पीपीटी वगैरह में, और मान लो पीपीटी आपने अटेंड नहीं किया तो आप काउंसलिंग की वीडियो मेरी चेकआउट कर लेना उसमें। और तुम्हारा ये जो एडमिट कार्ड है, ये इसकी फ़ोटो कॉपी हाँ। रखना, पीडीएफ रखना, सभी याद रखना भाई कि एडमिट कार्ड की पीडीएफ फोटो कॉपी ये सब रखेंगे। इसका आपकी रैंक कार्ड जो आई है, इन्हें भी आपको संभाल के रखना है। ओके, तो ये जितने भी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं ना, सब ऐसे सवाल को एक जगह पीडीएफ वगैरह रख लो भाई, जरूरत पड़ेगी आगे जाके। मेन क्या है, क्लास 10 12th की मार्कशीट ओरिजिनल और कॉपी दोनों चाहिए होती है उस टाइम। कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए, कॉपी भी लगता है उस टाइम। एंड माइग्रेशन टीसी, ये सब सर्टिफिकेट तो चाहिए, माइग्रेशन टीसी तुम्हारे पास होना चाहिए। एंड देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ गैप सर्टिफिकेट, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो गैप सर्टिफिकेट वगैरह भाड़ में जाए, वे आईआईटीज़ वगैरह में शायद ज़रूरत, आईआईटीज़ में भी नहीं होता है, एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में शायद होता है, कुछ कुछ में, आईआईटीज़ में और आईएसएस में नहीं होता है। ओके, हेलो सर। हाँ बोलिए भाई। ओके। अमलान, सर बोल रहा हूँ सर, मैं स्टूडेंट की पापा बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। बोल रहा हूँ मेरे बेटा की कैटेगरी रैंक हुआ 7756। क्या इसमें चांसेस है? कितना कैटेगरी रैंक? 7756। नो चांस, चाहे वे किसी भी कैटेगरी का हो, नो चांस कैटेगरी रैंक। अच्छा, हाँ जी, तो काउंसलिंग में ना बैठे? काउंसलिंग बैठूं? में फ्री है, आप बैठ सकते हो, बट मेरे हिसाब से नहीं होगा। 7756 रैंक तो बहुत ज़्यादा है, नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है। जनरल रैंक पे ही नहीं होगा ये तो, कैटेगरी में कोई चांस नहीं है। अच्छा। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक 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 है सर, ठीक है सर, ओके सर। ओके। सो प्लीज़ और भी बच्चों प्लीज़ डाउट्स अपने पूछो यार, मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर मिलेगा नहीं मौका बाद में। सर हाँ रिद्धि, मेरा एससी कैटेगरी रैंक 257 आया है। हाँ जी, हाँ जी। सो मेरा कोई चांस है आईआईएससी बेंगलोर का? यू आर अ फीमेल। सो फीमेल रिजर्वेशन होता है ऐसे में, आइजेस में फीमेल रिजर्वेशन नहीं होता है, बट मेरे हिसाब से फिर भी चांसेस बहुत कम है। अगर तुमने फॉर्म वगैरह फिलअप शायद पहले ही हो जाता है ना, हो गया होगा, है हाँ ना? तो तुमने फॉर्म वगैरह फिल किया है क्या? हाँ। तो फिल किया है तो अपना पार्टिसिपेट करो, मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला तो आइजर्स है अपने पास, है ना? इतना टेंशन नहीं लेना है, ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि पहाड़ है, सब सेम सेम है ऑलमोस्ट। बेटर है कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों में कम है। भैया भैया आइजर से एमआईटी जाया जा सकता है क्या? अरे बहुत बच्चे जाते हैं, बहुत भर भर के, मतलब बहुत नहीं कि हर बैच में ही तुम्हें मिल रहे होंगे भर भर के, ऐसा नहीं है, बट बच्चे गए हैं, मेरे आइजर से गए हैं, भोपाल से गए हैं, मैंने देखे हैं, मेरे साथ कनेक्शन में हैं कुछ बंदे जो, ऐसा नहीं है कि एमआईटी बस बढ़िया इंस्टीट्यूट है, ये मत सोचना कि एमआईटी सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है, और भी बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट्स है वर्ल्ड में, तो वहाँ सब भी जाते हैं। ईटीएच स्विट्ज़रलैंड, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन वर्ल्ड, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है।
तो मेरा एक दोस्त अभी है, मेरा दोस्त है, वे सब भी गए हैं। मेरा एक दोस्त और है जो तुम्हारा मेंटर है, वे जापान में टोक्यो यूनिवर्सिटी सुना होगा तुमने। सो टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जियोलॉजी का, तो उधर वे उसकी इंटर्नशिप वगैरह है। तो इंटर्नशिप वगैरह मिल रहा है, पीएचडी तो तुम्हें मिल ही पड़ी है। ऐसे डिफिकल्ट होता है हेलो पीएचडी सर। मिलना, ऑनेस्टली बताऊं मैं तुम्हें, पीएचडी मिलना भी डिफिकल्ट होता है, ऐसा बच्चों का खेल नहीं होता। बट आईसीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और इतना नॉलेज होता है उनके पास कि वे ग्रैब कर लेते हैं। समझ रहे हो? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर पूछ रहा हूँ सर, जब हम पेपर एग्जाम के लिए जब फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें जनरल बच्चे की ज़्यादा बेनिफिट मिलता है या कैटेगरी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमारे एडमिशन के लिए? कैटेगरी, विदाउट एनी डाउट कैटेगरी को बेटर बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि अच्छा। जनरल रैंक में तो आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिएगा कि जनरल उसकी रैंक कितनी है, और जनरल की कट ऑफ लगभग 5000 जाती है, जनरल वाली रैंक जो होती है। तो उसकी अच्छा। जनरल रैंक मेरे साथ बहुत ज़्यादा होगी। वो कैटेगरी छोड़िए, मैं ये ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहता, बट नहीं हो पाएगा। मैं आपको ऐसे झूठे दिलासे नहीं देना चाहूँगा। नहीं वो ठीक है, मतलब पता है नेक्स्ट टाइम आप कभी बैठे तो मैं हाँ, खुद हाँ। कैटेगरी फॉर्म फिलअप कैटेगरी मेरे इसमें अकॉर्डिंग डालूं या ना अंकल, डालूं? उसे और ऑप्शंस को देखना चाहिए। अगर उसको पास कोई और ऑप्शंस है, प्लीज़ उसे देखे। ऐसा नहीं होए कि वे अगले साल फिर से आइजल्स के लिए बैठ रहा हो, ये वे ना करे, या किसी जेई वगैरह के लिए यार ना बैठे। दूसरा एक ऑप्शन हाँ, हाँ, दूसरा बोलिए। रहेगा सर, वो नाइजर नाइजर दिया था तो उसका तो रिजल्ट निकला नहीं। अच्छा, हाँ, वही मैं वे भी डिफिकल्ट एग्जाम में, मे बी देखते हैं, अगर किस्मत अच्छी होएगी मे बी हो जाए तो ज़रूर नाइजर ज़रूर ले लीजिएगा। आइजर से कम नहीं है, वे कुछ चीज़ों में बेटर भी है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। और भी ऑप्शंस आप देखिए, सीयूटी वगैरह में देखिए, अगर आपके बच्चे का कुछ हो रहा हो, वहाँ भी आप देख सकते हो। ठीक हाँ जी। ठीक 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 है सर। ओके ओके सर। ओके, सो वन बाय वन यार बताइए, और भी आप सब। तिरुपति गिरेही, सिमरन हेलो। सिमरन कोमल, हाँ जी। सर, कोई मतलब पीडीएफ या पीपीटी में ऐसे कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज हम्म। कितने कितने बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, वो की लिस्ट है क्या, सो दैट आई विल हैव एन आइडिया कि कितने सीट्स कौन से कॉलेज में है। वन सेकेंड, एक काम करते हैं ना, हम आपको आइडिया दिला देते हैं अभी। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? वन सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। ओके, सो एंटायर स्क्रीन शेयर। सो इज आई एम विजिबल, दिख रहा है ये कुछ यहाँ पर? हाँ हाँ, तो ये यस आइजर यस। एडमिशन की वेबसाइट लग रही होगी आपको शायद, है ना? हाँ। सो देखो बच्चा, यहाँ पर बीएसएमएस के जो प्रोग्राम्स हैं, इनकी यहाँ पर सीट्स दी गई हैं कि आइजर बरहमपुर में 300 सीट्स है बीएसएमएस के लिए, भोपाल में भी 300 है, कोलकाता में 280, एंड जो ये न्यू प्रोग्राम है कोलकाता का, इसमें 30 सीट्स हैं, मोहाली में 270, पुणे में 288, तिरुपति में 350, एंड तिरुवनंतपुरम में 320 सीट्स। ये बीएसएमएस की प्रोग्राम्स की सीट्स हैं, और इसमें से ये सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के लिए एलिजिबल हैं, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बीटेक और बीएस के जो प्रोग्राम्स है उसकी भी सीट मैट्रिक्स दी गई है। बीटेक के लिए 140 है, बीएस इकोनॉमिक्स जो भोपाल का है उसके लिए 35, एंड इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिकल साइंस बाय आइजर तिरुपति, इसमें 50 सीट्स आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल 2363 सीट्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा आईएससी बेंगलोर में टोटल 120 सीट्स हैं, जिसमें से अराउंड 50% आइजर्स एप्टीट्यूड टेस्ट ही लेंगे वे। कहीं उनका डेटा एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रखा उन्होंने कहीं, सो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि ऐसे बेंगलोर में कितना लेंगे। इसके बाद आईआईटी मद्रास में भी हैं कुछ 30-60-70 सीट्स आईआईटी मद्रास में हो गई हैं, और गुवाहाटी में भी 20-30 सीट्स हैं। बस यही सीट्स हैं यहाँ पर आईआईटी के थ्रू। और कोई डाउट का? भैया कोमल, सॉरी, हाँ हाँ जी, तिरुपति क्या आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? सो तृप्ति है एक्चुअली, मेरी मम्मी के अकाउंट से ज्वाइन किया। ओके ओके। भैया मेरी कैटेगरी रैंक लाइक 2845 आई है ओबीसी एनसीएल में। 845, ओके। सो कुछ चांसेस बन सकते हैं बहरमपुर के। मुझे याद नहीं है कि कितनी लास्ट ईयर की थी, तुमने वीडियोस देखी हैं लास्ट ईयर 2407 थी सर लास्ट। 2800 गई है क्या तुम्हारी? हाँ। थोड़ा डिफिकल्ट है बट चांसेस हैं, इसलिए तुम पार्टिसिपेट अच्छे से करना, मैं कहूँगा। देखो थोड़ा डिफिकल्ट है, चांसेस थोड़े कम है बट हैं चांसेस, ये मैं कह सकता हूँ।
क्योंकि इस साल कुछ भी हो सकता है, जो हुआ है अभी उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कुछ भी हो सकता है। मैं तो अपना सेफ साइड खेलता हूँ, रैंक कट ऑफ रैंक में मैं ऐसे ही बताता हूँ। मैंने मिनिमम मार्क्स भी जब बोले थे तो मैंने सेफ खेल के 120 बोला था, और 120 में भी नहीं हुआ बच्चों को, मतलब 120 के अकॉर्डिंग भी रैंक अच्छी नहीं आया इस बारी, जबकि मुझे लग रहा था कि 105-10 में हो जाएगा काम, फिर भी मैंने सेफ खेला अपना और 120 बोला, बट स्टिल भैया इस बार कट ऑफ कितनी जी। बन रही है? रैंक के लिए, लास्ट कट ऑफ मार्क्स के लिए? मार्क्स के लिए 125 126 में जनरल वालों का हो पा रहा है। आई थिंक 5000 रैंक उसमें आई है, मैंने जो डेटा मैंने कलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। मे भी तुमने गलत अगर मार्क्स की कुछ बच्चों ने कैलकुलेट कर रखे हों तो उनका इसके अकॉर्डिंग ना बन रहा, बट बना है बच्चों का 125 126 मार्क्स में अराउंड 5000 रैंक बनी है उसके अंदर, तो उनका हो जाएगा मोस्ट लाइकली। ओके ओके, सो और कोई? ये डेटा साइंस बाकी जो आइजर्स हैं उनमें कैसी है? बाकी लाइक इसमें है ही टीवीएम नहीं। नहीं मतलब थोड़े बहुत तो कोर्सेज तो होंगे ना? सो मैं बता देता हूँ, तुम्हारा बस डेटा साइंस आइजर भोपाल में है। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हो तो आपके पास ऑप्शन है आइजर भोपाल ज्वाइन करने का। तुम्हारे पास तुम मैथ से हो ना? पीसीएमबी चारू। पीसीएमबी है तो हाँ, डेटा साइंस मिल जाएगा, इंजीनियरिंग मिल जाएगी आपको, कोई टेंशन नहीं। नहीं तो अभी ऐड नहीं करेंगे ऐसे, कैसे ऐड? मतलब विद टाइम डेटा साइंस कोर्स ऐड ना कर दे, हमारे टाइम तक शायद आ जाए। किस में, भोपाल में? सभी में। नहीं 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 नहीं, नहीं होने वाला। अच्छा फिर अगर डेटा साइंस चाहिए तो टीवीएम में। यू कैन जॉइन डीवीएम अगर बीएसएमएस के फील्ड में चाहिए, और बीटेक में करना है। देखो दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है बीटेक और बीएसएमएस में, दोनों सेम है। तो एमएस करोगे तो एमटेक के इक्विवेलेंट हो जाता है, और उधर भी तुम 4 ईयर के बाद 1 साल एक्सटेंड करके एमटेक कंप्लीट कर सकते हो, तो दोनों सेम है, कहीं भी आप जाओगे दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। सो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट कहीं भी जा सकते हो, बट मैं बीटेक के लिए कहूँगा कि आइजर भोपाल में, क्योंकि बीटेक का क्राउड ज़्यादा है तो वहाँ वहाँ बेटर रहेगा। बट नहीं, इंटरडिसिप्लिनरी engineering में में, अगर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में आना है तो, और स्पेशली डेटा साइंस का यूज़ करके, तो आइजर टीवीएम इज़ बेटर, बिकॉज आई स्क्वायर साइंसेज का प्रोग्राम हमारा बहुत बेटर है। ओके, हाँ जी, थैंक यू। वेलकम वेलकम। ओके, और प्लीज़ डाउट पूछिए। अभी हमने किस किस से बात कर लिया है, कौन रह गया है, मुझे उसे देखना है। सो कोमल से आई थिंक हमने बात कर ली है। रिद्धि, रिद्धि भैया डेटा साइंस में बीएस तो मतलब आईआईटी मद्रास से इजीली मिल जाता है ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन कर लीजिए। आपको हमने मना किया है ऑनलाइन करने के लिए क्या? आप कर सकते हो ऑनलाइन, बट ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन किसी को भी मिल जाएगा, है ना? फीस भी सस्ती रहेगी, कम लगेगी पैसा। आईआईटी मद्रास में ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन वाले की फीस लगभग साल की 3 लाख पड़ेगी, ऑफलाइन वाले की फीस 1 लाख भी नहीं पड़ेगी। हाँ तो आइजर से करने की क्या जरूरत है, मतलब आइजर में डेटा आईआईटी से साइंस करने की की क्या मतलब जरूरत है? आईआईटीज में बच्चे जा क्यों रहे हैं? ये ऑनलाइन कोर्स कर लें, बताइए। हाँ वही तो मतलब मैं भी सोचता हूँ यही। तो मतलब उनसे पता करिए जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करे, दोनों से जाके पता कीजिए सब्जेक्ट नॉलेज किसके पास इतनी है। ऑफलाइन वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा है उनका, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट ऑनलाइन वे सॉरी ऑनलाइन प्रोग्राम अच्छा है आईआईटी मद्रास का भी। बट ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं, तुम्हें जो कॉलेज का इन्वायरमेंट मिलेगा, जो फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे डेली, वे वहाँ नहीं मिलेगा। तुम वहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कैसे वर्क करोगे इतनी दूर रह के? तुम्हारी रात को 11 बजे मीटिंग कैसे होएगी? तुम्हें वे दोस्त कहाँ से मिलेंगे, वे माइंड्स कहाँ से मिलेंगे, जो ब्रिलियंट माइंड है ये जो इंडिया के, है ना? जब आइजर्स में आओगे तो तुम्हारी तरह और भी बच्चे हैं जो तुम्हारे से वे बेटर हैं। जब तुम आओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आओगे, और जब फर्स्ट सेमेस्टर में आती फेल होगी 2-3 सब्जेक्ट्स में, तब तुम्हें पता चलेगा अरे रे 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 रे, ये तो मैं कुछ हुई नहीं। क्योंकि रिलेटिव मार्किंग होती है आइजर्स में, जैसे यहाँ पर आईआईटी में तुम्हारी रिलेटिव मार्किंग होती है, परसेंटाइल वगैरह निकलता है, आइजर्स में सेम होता है रिलेटिव मार्किंग। भैया हाँ जी। आईआईसी बैंगलोर और आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी का सीट मैट्रिक्स क्या है?
ऐसे बेंगलोर में 120 सीट्स है ओवरऑल, एंड 50% शायद वे आईआईटी के थ्रू लेंगे। उन्होंने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया, तो मैं बस गेस कर रहा हूँ, क्योंकि दो ही चैनल्स के थ्रू वे लेते हैं, जे एडवांस एंड आईआईटी। तो मोस्ट लाइकली वे 60 सीट्स आईआईटी के थ्रू ले रहे होंगे। आईआईटी मद्रास का आई थिंक 20-30 मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग में 30 के अराउंड, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, एंड 20 या 30 के बीच में उसका भी है केमिस्ट्री का, बीएस केमिस्ट्री। आईआईटी गुवाहाटी में भी 20-30 के आसपास या 20-30 के आसपास। ज़्यादा सीट्स नहीं है, बहुत कम कम सीट्स हैं वहाँ पर। और अगर तुम अनरिजर्व कैटेगरी से तो भूल जाओ अगर तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक नहीं आई है। आईआईटी मद्रास में मिल जाएगा तुम्हें, आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी में, ऐसी में नहीं मिल पाएगा। आईआईटी मद्रास और गुवाहाटी में तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि उससे छोटे छोटे के बच्चे आइजर में आते हैं। भैया कैटेगरी कौन सी नहीं है, बस जनरल रैंक 9 to 1 है। जनरल रैंक 9, अच्छा 91 है तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक? नहीं 9 to 1। अरे मैं डर गया था 91 कहाँ से आ गया मैंने ये वाला डेटा तो देखा नहीं है। एक बच्चा हमने देखा था हमारे 46 के आसपास था, ये 91। ओके 91 इज़ अ वेरी गुड, बट आई डोंट थिंक कि तुम आईआईटी बेंगलोर तो नहीं पा पाओगे। एंड आईआईटी मद्रास, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन बीएस केमिस्ट्री तो आप जा सकते हो, आपको केमिस्ट्री में सही में इंटरेस्ट है। लेकिन बैकग्राउंड भी पीसीबी वाला है ना, एंड पीसीबी वाला है तो मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग मत लेना। अरे ले सकते हो यार, देखो सब तुम्हारे पर है सही। अच्छा तुम मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग में एलिजिबल ही नहीं होगे, और केमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल हो या नहीं? केमिस्ट्री के लिए शायद एलिजिबल हो तुम, बीएस केमिस्ट्री के लिए। नहीं उनका क्राइटेरिया ये वही है कि क्लास 12 में मैथ चाहिए। मेरे हिसाब से तुम एलिजिबल हो केमिस्ट्री के लिए, मैंने जो देखा था लेटेस्ट डेट बीएस केमिस्ट्री के लिए। बट अगेन मैं बता रहा हूँ, आइजर बेटर है उसके लिए, बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ। ओके उधर का ज़्यादा मत सोचो तुम, इधर बेटर मिलेगा तुम्हें। चलेगा। ओके कोई और बच्चा? ओके तो ये पता नहीं किस भैया आफ्टर पीएचडी क्या कर? आफ्टर पीएचडी और पढ़ाई होती है भाई सो ये जो जनरली होती है बहुत ज़्यादा लंबी है, पोस्ट डॉग होता है ना। हाँ सो ऐसा होता है कि बीएस एमएस तक ही तुम्हें थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत है, उसके बाद तुम्हें पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जैसे पीएचडी करोगे, इंडिया में पीएचडी में पैसा स्टाइपेंड बहुत कम है, अराउंड 37 to 42,000 के बीच में मिलता है मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में। बहुत सारे 50-60,000 देते हैं, बट मोस्टली में ऐसा ही चल रहा है। आउटसाइड इंडिया इट्स अराउंड 1.5 लाख से लेके 4-5 लाख पर मंथ, इतना तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन किस कंट्री में आप रह रहे हो। क्योंकि जो एक्सपेंसिव कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए हो गया अपना, उसमें भी एक्सपेंसिव सिटीज़ होगी जो कि कैलिफोर्निया वगैरह होगी, तो इनमें इन्फ्लेशन वगैरह हाई है और परचेजिंग पावर पैरिटी वाली ये सब टर्म्स आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए वे पैसा भी ज़्यादा तुम्हें देते हैं। बट इंडियंस हैं हम, पैसा बचा लेते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक सीनियर है एंड ही इज़ सेविंग वेरी गुड अमाउंट, अराउंड 20 लाख पर ईयर, 20 लाख एक साल में वे बचा रहा है सिर्फ। सो बट ऐसा नहीं है कि सारे इतना बचा रहे हैं, ये मैं सोच लेना कहीं बाद में मुझे बोलो कुछ। बच्चे बचा लेते हैं, अच्छा डिसेंट नहीं ना बचा लेते, जितना तुम यहाँ जॉब करके कमाओगे छोटी मोटी इंस्टीट्यूट से 5, 10, 20, 10, 15 लाख इतना बचा लोगे तुम वहाँ से 10 लाख। अगर सिर्फ पढ़ेंगे तो भैया बचाएंगे ही ना। हाँ वही अगर तुम्हें फिर वहाँ पर, मेरे को तो एक बढ़िया सी गाड़ी खरीदनी है, ये करने लग जाओगे और पैसे उड़ाओगे कपड़े वपड़े में दबा के, क्योंकि वहाँ एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ जो तुम्हें कपड़े सस्ते मिल रहे होंगे वहाँ बहुत महंगे मिलेंगे तुम्हें। जैकेट्स ही मैंने सुना है 40-40 हज़ार की मिलती हैं। सो अगर तुम वही यूज़ करोगे, अगर तुम्हें हर महीने कपड़े नहीं चेंज करने हैं तो यू कैन सेव। बट अगर तुम उनमें से हो जिन्हें भर के उड़ाना है पैसा, तो तुम्हें इंडिया में भी चाहे जितना कमा लो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें सेविंग का मोटो है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी है कि तुम फैमिली को सपोर्ट करना है, तो यू हैव टू सेव मनी। बट अगर फाइनेंशियल कंडीशन से या फैमिली की, तब कोई टेंशन ही नहीं है भाई, तब तो अपना कमाओ उड़ाओ, पढ़ाई कंटिन्यू रखो। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो रुकनी नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। अभी BSMS कर लिया, 12th कर लिया, अब BSMS करेंगे, BSMS खत्म हुआ PhD करेंगे, PhD खत्म हुआ पोस्ट डॉक करेंगे, पोस्ट डॉक खत्म हुआ रिसर्च में ज्वाइन कर लेंगे। वो चलता रहता है, कॉन्टीन्यूस चीज़ है। मेन ये चीज़ है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस तुम्हें फाइनेंशियल कंडीशन की ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। जो अगर वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से PhD में अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, तुम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो इंडिया में रह के।
और थोड़ा बहुत अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो, और अगर इंडिया से बाहर हो तो आप फैमिली को और भी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर सकते हो। पोस्ट डॉक्स में बहुत पैसा मिलता है, अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, बहुत अच्छा। इंडिया में ही लगभग 80-90 हज़ार रुपये मिलता है पोस्ट डॉक्स में, तो बाहर अच्छा मिलता ही होगा, तुम्हें पता ही है। और मतलब 5 लाख 6 लाख ऐसे मिलता है बाहर इंडिया से। और खर्चा देखो सेम ही है ना, चाहे पीएचडी कर रहे हो तो 2-3 लाख रुपए मिल रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे होगे तब भी उतना ही सेम ही खर्चा लग रहा होगा तुम्हारा रहने का, लेकिन सेविंग देखो कितना बढ़ जाएगा, 2-3 लाख और सेव हो रहे होंगे पर मंथ। इसलिए बच्चे इंडिया में कोई भी पोस्ट डॉक्स नहीं करता है, बाहर जाके सारे पोस्ट डॉक्स करते हैं। इंडिया में पीएचडी फिर भी बच्चे कर लेते हैं कुछ, लेकिन पोस्ट डॉक्स बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल मान लो। आई थिंक आई एम क्लियर। एट द एंड मेन वही बात है, पोस्ट डॉक क्यों नहीं करते कोई? इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कम है पोस्ट डॉक्स की, पोस्ट डॉक्स के पोजीशंस कम होते हैं। पोस्ट डॉक्स देखो, पीएचडी और पोस्ट डॉक्स ये दोनों पढ़ाई नहीं होती हैं, सबसे पहले ये तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये दोनों जॉब होती है, एक तरह से नौकरी, और वे नौकरी करने के लिए तुम्हें पैसा मिलता है, और वे नौकरी तुम खुद के लिए कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए नहीं कर रहे हो। तुम खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हो, खुद के रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट होएगा, इसलिए गवर्नमेंट तुम्हें पे करती है। अब यूएस में जाके करोगे तो यूएस की सोसाइटी को बेनिफिट होगा, यूएस का रिसर्च बढ़ेगा। यूएस तो चाहता ही है ये कि हमारे यहाँ टॉप माइंड्स यहाँ से ग्रैब करें। तो जैसे आईआईटीज में तुमने सुना होगा ब्रेन ड्रेन, है ना, आईआईटीज के थ्रू बड़ा ब्रेन ड्रेन होता है, ये आईआईटीज के टॉप माइंड्स जी भैया, अमेरिका सुना है। वगैरह ले जाते हैं। वे कुछ भी ब्रेन ड्रेन नहीं है, जो आइजर्स में ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, उसके आसपास नहीं है ये। आइजर्स के तो सब बाहर चले जाते हैं, जो इतने टॉप माइंड्स यहाँ ये लेकर आ रहे हैं इंडिया के, और उसके बाद इतना नरिश कर रहे हैं उन्हें, इतना सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसके बाद एट द एंड क्या हो रहा है, क्या बच्चे कर रहे हैं, चले जाते हैं बाहर। बाद में आते भी हैं पीएचडी वगैरह करके, बहुत सारे बच्चे आते हैं, क्योंकि एट द एंड कितना ही तुम खर्चा कर लोगे, है ना, कितना ही तुम्हें कमाना है भाई। 1 करोड़ कमा के तुम क्या करोगे ये बताओ। एक स्टेज में आने के बाद तुम्हें इतना पैसों की टेंशन नहीं रहेगी, फिर तुम सोसाइटी का देखने लग जाते हो। तो ऐसे जो सोसाइटी का बंदे देखते हैं, वे मैंने देखा है आते हैं, बहुत सारे बंदे मेरे खुद इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स हैं, बहुत बड़े बड़े। सो आइजस में ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आइजस के प्रोफेसर्स बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े इंसान हैं, वे वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। सो वे उन्हें जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पैसों के लिए नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं भी जॉब्स करोड़ में मिल जाएंगे। वे क्यों यहाँ 2-2 लाख की नौकरी कर रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए उन्हें मुश्किल से सैलरी मिलती है इसमें पर मंथ की, क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, है ना। ये भाषणबाजी ज़्यादा होगी। ओके, सो एक एक करके हम दोबारा से लेते हैं यार, बात करते हैं। ओमकार तक हो गया, रिया बताइए। हेलो रिया। हेलो। हाँ बताइए, कहाँ से हो आप? मैं तो अंबरनाथ से हूँ, मुंबई में। मुंबई, ओके ओके ग्रेट। सो 12th इसी साल कंप्लीट किया आपने? नहीं, लास्ट ईयर कंप्लीट किया, ये टाइम ड्रॉप अच्छा, था, नीट के लिए लिया था। ओके नीट आईसर हो गया, नीट नहीं हुआ। ओके, नीट में कितने मार्क्स आए थे? 377 आए थे। ओह। बीडीएस मिल रहा है। ओके ओके, नहीं ऐसी नहीं, फिर कैटेगरी आइजस में आ जाओ। कुछ भी ज़्यादा मत सोचो, हाँ, यस। फिर आइजस आर वे बेटर। एक्चुअली क्या है कि नीट का जो फील्ड है ना, अभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा ही मतलब तुम आइजस में बच्चे आते समय ये देखते हैं कि मुझे इतना लंबा पढ़ना पड़ेगा, नीट में तुम्हारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, इतना पढ़ना पड़ता है। नीट में एमबीबीएस करते करते ना, इतनी मेहनत से देखो बच्चे सीट्स लेते हैं, 30% मेरे से ड्रॉप आउट रेट है, मतलब 100 में से 30 बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं एमबीबीएस की ज्वाइन करने के बाद। सो तुम सोचो उनका स्ट्रेस लेवल क्या होता है। ड्यूरेशन भी ज्यादा है, जैसे कि बीडीएस अगर मैं लेना चाह रही थी, हाँ वो 5 इयर्स का तो बस बैचलर वाला कोर्स है। अच्छा। और यहाँ पे बीएस और एमएस दोनों मिला के 5 इयर्स में खत्म हो रहा है। सो बट क्या होता है कि 4 ईयर के बाद जितने भी बैचलर्स होते हैं उसका तुम डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो, तो तुम एमबीबीएस करने के बाद भी पीएचडी डायरेक्टली कर सकते हो। आइजर से बीएस करने के बाद भी तुम डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो, एमएस करने की कोई जरूरत नहीं है। बट एमएस जब करोगे तो तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तुम्हें प्रोफेसर ज़्यादा लेने प्रीफर करेंगे कि ये बच्चा भाई एमएस करके है, इसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस पहले से है, ये बच्चा अच्छे से काम करेगा। ओके, और उसके बाद नीट पीजी वाला जो बवाल है, उसके बाद पीजी करने के बाद और झंझट है, उसके बाद ये सब कर लिया, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है ये देखो। दिन रात पेशेंट के आसपास हो, मतलब सैल्यूट टू देम, बट
स्टिल अगर तुम हम्म। लाइफ देखोगे तो वे इतनी बेटर नहीं है जितनी इस फील्ड में तुम्हें लाइफ मिलेगी। इंजीनियरिंग में भी अच्छी लाइफ मिल जाती है तुम्हें, इधर भी अच्छी लाइफ मिलती है, वर्क इधर भी अच्छा खासा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ लाइफ जो वर्क लाइफ बैलेंस है बेटर है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। हाँ, वहाँ पे मतलब डॉक्टर के इसमें जरा अपना खुद का लाइफ का बैलेंस जीरो हो जाता हाँ, है। इधर भी देखो कम है। मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बताऊं तो जैसे केमिस्ट्री में मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, वे इंटर्नशिप कर रही है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। सो ये सब रिसर्च सेंटर होते हैं, रिसर्च सेंटर्स होते हैं जहाँ पर रिसर्च वगैरह चल रही होती है। तो वे ऐसे ही 2 ओके। महीने की इंटर्नशिप ले गई थी, और सुबह 9 बजे जाती है वे, और रात को अगर मैं 11 बजे भी कॉल कर दूंगा तो वे वहीं पर ही है, वहीं पर ही वर्क कर रही है अभी तक। सोचो। वो मतलब अब एक्सटेंड होता रहता है क्या टाइमिंग? हाँ हाँ, जब तक तो काम नहीं होता तब तक वर्क करते रहोगे ना तुम, जब तक तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है। बीच में छोड़ दोगे तो तुम अगले दिन दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब मतलब है यार, स्ट्रगल है, बट ऐसे फिर वे मतलब ये एक्सपीरियंस देता है पीएचडी में जो चल रहा होगा, तो पीएचडी में भी ऐसा ही होता है, हाँ, स्ट्रगल है, बट यहाँ पे ऑप्शंस है तो इसलिए ज्यादा इधर सोच हाँ रही हूँ मैं, हाँ पीडीएस हाँ, पे। इधर इधर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं तुम्हारे पास। आगे फ्यूचर में भी अपॉर्चुनिटीज़ अलग, बहुत अलग अलग तरीके की है। टीचिंग वगैरह हो गया जिसमें बहुत कुछ बच्चे चले भी जाते हैं, एंड इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी बच्चे जाते हैं, बट मोस्टली पीएचडी, पीएचडी बेस्ट चॉइस है। ओके हाँ हाँ, ओके, और कुछ थैंक डाउट यू। रही है? ओके, वेलकम। शशांक, शशांक से हमारी बात हुई थी, फिर से बात करते हैं। अरे शशांक, भैया भैया एक्चुअली मेरा डाउट क्लियर नहीं होता, काफी लंबा डाउट है, इसलिए मैं लास्ट को रखा हूँ बोलिए पूछने के बोलिए लिए। बोलिए, सबका डाउट क्लियर हो जाएगा फिर, लंबा डाउट है तो। भैया मैंने आपके आपके हिसाब से मतलब ओरिजिनली आपने जो बताया था कि प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे भरना है, तो मैंने भर लिया ऐसे। आज ही 5 बजे जब काउंसिल मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो मैं भर लूंगा ऐसे। मुझे पर्टिकुलरली वही डाउट है कि क्या? मैंने अगर पुणे, फिर कोलकाता, फिर भोपाल, फिर मोहाली, फिर तिरुपति, टीवीएम, फिर बरहमपुर भरा, ऐसे प्रेफरेंस ऑर्डर भरा। हम्म फर्स्ट राउंड में अगर लेट इट बी, फर्स्ट राउंड में अगर मुझे मिल गया बरहमपुर, हम्म ठीक है, देन मुझे जाके जितने भी राउंड हुए लास्ट तक, जितने भी राउंड हुए, भोपाल अगर नहीं मिला, लास्ट में भोपाल नहीं मिला, ठीक है, तो मैं क्या बरहमपुर में ले सकता हूँ या फिर नहीं नहीं ले सकता, तुमने वही अपना पूछ रहा हूँ। प्रेफरेंस ऑर्डर क्या बोला मुझे? पुणे, हम्म कोलकाता, हम्म भोपाल, मोहाली, देन तिरुपति, देन टीवीएम। जब तुम्हें बरहमपुर लेना है तो तुम मोहाली को बरहमपुर से ऊपर क्यों डाल रहे हो? मैंने तुम्हें क्या बताया है? अगेन, जो तुम्हें चाहिए आइजर, सबसे ऊपर जो चाहिए, सबसे पहली जो तुम्हारी प्रेफरेंस है, मुझे यही आइजर चाहिए। पुट दैट आइजर एट फर्स्ट प्रेफरेंस, देन यू हैव टू पुट सेकंड प्रीफर्ड आइजर। कि मुझे अगर भोपाल नहीं मिला तो मुझे बरहमपुर चाहिए, तो मैं सेकंड पे रखूंगा ना। मैं मोहाली को क्यों बीच में लेकर आ रहा हूं मेरे इस बरहमपुर और भोपाल के? मत लेके आओ यार बीच में। हाँ बोलिए बोलिए। मतलब नहीं मिलेगा अगर मैं लास्ट राउंड हाँ, तक नहीं फ्लोट मिलेगा, किया? नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार अगर नीचे वाला जो प्रीफर्ड आइजर है उससे ऊपर वाला अगर मिल गया तो नीचे वाले आइजर्स तुम्हें अब नहीं मिल सकते। फिर उससे अगले राउंड में जब फ्लोट करोगे तो उससे ऊपर वाला ही मिलेगा, नीचे वाला आइजर नहीं मिलता है। प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है इसीलिए गया है ना, क्योंकि वे तुम्हारी जो बरहमपुर की सीट है वे तो किसी और को अलॉट कर दी गई है ना। जी जी जी, अगर हाँ मैंने जी। फ्लोट करके आगे चला गया तो नहीं मिलेगा। मेरी मतलब बरहमपुर की सीट गई, बरहमपुर की सीट गई। हाँ, इसीलिए तो मैंने बताया है कि अपने प्रेफरेंस ऑर्डर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भरो भाई। मेरे को जो तुम्हारी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग भरो ना। मेरे को टॉप पे भोपाल चाहिए तो टॉप पे मैं भरूंगा ना। मैं क्यों पुणे के लेके आ रहा हूँ बीच में? हाँ, रैंक ही उतनी है मेरी एक्चुअली, रैंक जाए भाड़ में, रैंक से हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है हमारी प्रेफरेंस से। और बरहमपुर के बारे में मैं तुम्हें शशांक बता देता हूँ, लोकेशन के बारे में मत ज्यादा सोचो भाई, कॉलेज को प्रेफर नहीं करो। मैं एक्चुअली उड़ीसा में ही हूँ, मैं नहीं, उड़ीसा का ही नहीं, हूँ। सुनिए सुनिए, बरहमपुर में क्या है कि कैंपस कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है इतना अच्छा। ओके, सो आई विल नॉट सजेस्ट यू। अगर तुम्हारी रैंक उतनी है तब मिल जाएगा, बट मैं नहीं कहूँगा कि तुम बरहमपुर में जाओ, क्योंकि है मेरे दोस्त, वाह, मेरे दोस्त सारे एजेंस में हैं और मुझे सारे एजेंस का आइडिया है कहाँ पर क्या है। सो बरहमपुर में भी एक दोस्त थी मेरी,
वे बोल रही थी कि उसे बरहमपुर छोड़ना है और एक बारी और आईआईटी देना है तिरुपति टीवीएम के लिए, और मैंने उसे मना कर दिया था क्योंकि वे दे नहीं सकती थी और बहुत रिस्की खेल होता है। सो देर आर सम प्रॉब्लम्स, बट प्रॉब्लम सारे इंस्टीट्यूट्स में कुछ ना कुछ। बरहमपुर में कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है अभी तक, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे मेन चीज़ वही होती है। 80%, हाँ अभी 20% कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। 20% नहीं, कुछ नहीं हुआ है। किसने तुम्हें बोल दिया 80% हो गया? तिरुपति का यहाँ पर डिपार्टमेंट्स नहीं बने हैं, कुछ हुआ नहीं है, तुम्हारे बरहमपुर का 80% हो गया है। अभी उसे 5 साल लगेंगे मेरे हिसाब से। और बहुत सारे मैंने रिव्यू सुने हैं, उसे बताया जाता है कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है, कॉलेज नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट है, क्योंकि बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बड़ा कॉलेज बन रहा है ना, बहुत बड़ा कॉलेज बना रहे हैं बरहमपुर को। अच्छा कॉलेज बन रहा है, ये नहीं मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि बरहमपुर अच्छा नहीं बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, बिल्कुल मॉडर्न बन रहा है, क्योंकि सबसे नया आइजर वही है, जो नए इंस्टीट्यूट्स बनते हैं उसमें और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जाते हैं। सो उस वे में वे बेटर है। बट जो वेल एस्टेब्लिश आइजर है उनको तो पहले देखो। भोपाल इज वेल एस्टेब्लिश, पुणे इज वेल एस्टेब्लिश, कोलकाता भी तुम्हारे पास में, दैट इज ऑल्सो वेल एस्टेब्लिश, टीवीएम is also well established, Mohali is also well established, but these two institutes as Tirupati and Berhampur, they have some problem of this construction. Actually TVM में भी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स नहीं बना था कुछ सालों तक, अभी जाके भी बना है बिकॉज ऑफ सम, मतलब TVM हमारा बहुत पुराना आइजर है, भोपाल के साथ ही एस्टेब्लिश हुआ था, बट कुछ थे, कुछ मतलब लीगल केसेस हो गए थे उस पर, तो वे स्टे लगा पड़ा था कई सालों से। इसलिए तुमने सुना होगा कि एज ए TVM का लाइब्रेरी नहीं है, छोटा लाइब्रेरी है, क्योंकि उस लाइब्रेरी में स्टे लग गया था, बट वे अब कंस्ट्रक्ट हो गया है पूरा, दोनों चीज कंस्ट्रक्ट हो गई है, रेडी ऑलमोस्ट हुई पड़ी है, मैथ के डिपार्टमेंट खुल गया है और नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में लाइब्रेरी भी खुल जाएगी, क्योंकि दोनों एक साथ बिल्डिंग्स बनी है। भैया आप लोग के आइजर टीबीएम के आसपास जानवर नहीं निकलते हैं क्या? पहाड़ों के जंगल के बीच में मिलते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, पहली बात तो एज ए TVM में कोई कर्फ्यू नहीं होता, रात भर घूमो। अगर इतना वे घूमने दे रहे हैं तो इसका मतलब कोई रिस्क नहीं होगा लाइफ का। अभी तक तो कोई हुआ नहीं है इतने सालों से। जानवर मिलते हैं, हिरन मिलते हैं हमें, मेरे ऐसे सामने से निकल जाते हैं। कुछ एरियाज में है फेंसिंग वगैरह उन्होंने करके, पर कुछ एरियाज में अभी भी है, क्योंकि उधर और कंस्ट्रक्शन होना है फ्यूचर में, और भी उन्हें हॉस्टल्स वगैरह बनाने के। आइजर TVM थोड़ा आउटसाइड है क्या? हाँ, आइजर TVM इज एक्चुअली मेन सिटी से वे 40 किलोमीटर दूर है, जो तिरुवनंतपुरम सिटी है। एंड हमारे कॉलेज के पास में एक टाउन है जहाँ पर सब कुछ है, मतलब डिसेंट टाउन है, सब कुछ वहाँ मिल जाता है, तो वह 6-7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है मेरे हिसाब से। बट एज ए TVM में तुम्हें कोई वैसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ TVM के अंदर ही मिल जाएगा। बहुत कैफेज हैं खाने के लिए, भर भर के कैफेज हैं, सबसे ज़्यादा एज ए TVM में है मेरे हिसाब से अच्छे कैफेज लिटरली। मैथ्स वगैरह कैसा है, मतलब मुंबई वाले लोगों को पचेगा कि नहीं पचेगा? देखो मैं ना अभी नॉर्थ के एक IIT में बैठा हूँ, एंड यहाँ से बेटर मेरे एज ए TVM का फूड है, बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ से फूड है। तो खाना तुम्हें बिल्कुल पचेगा, खाना अच्छा मिलता है वहाँ। वही मतलब एडिबल होगा एकदम, वो मतलब साउथ इंडियन टाइप? नहीं, देखो दोनों चीज़ मिलती है वहाँ पर, साउथ इंडियन डिशेस भी रहेंगी, नॉर्थ इंडियन भी रहेंगी, दोनों बनाएंगे वे एक साथ। तुम्हें साउथ इंडियन खाना है, साउथ इंडियन खा लो, नॉर्थ इंडियन खाना है, नॉर्थ इंडियन खा लो, दोनों खाना है, दोनों खा लो। वेज भी मिलेगा, नॉन वेज भी मिलेगा, एवरीथिंग। TVM में मॉनसून का सीन देख के ही पूरा दिन बीत जाएगा। मॉनसून बहुत अच्छा होता है यार वहाँ का, मौसम सबसे बेस्ट है एज ए TVM का। गर्मी नहीं होती है, सर्दी नहीं होती है, बारिश होती रहती है दिन रात। ये सब है वहाँ पर प्रॉफिट। पुणे का भी मौसम मैंने सुना है अच्छा है, आई थिंक। रिया तुम वहाँ आसपास के हो ना? हाँ पुणे बढ़िया है ना? पुणे का भी मेरे हिसाब से मौसम अच्छा है। पर सर पुणे मेरे को मिलेगा नहीं। हाँ, तो मौसम के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से एज ए TVM अच्छा है। हॉस्टल्स भी बहुत अच्छे हैं भाई, हॉस्टल्स भी अच्छे हैं हमारे, हॉस्टल्स मैं अच्छे बायो हैं। बैकग्राउंड से हूँ और वो डाटा ओके, साइंस का जो है, तो इसकी वजह से सोच रही थी कि TVM देख पहला लो प्रेफरेंस है। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। महाराष्ट्र के बहुत लोग आते हैं भाई एज ए TVM में, क्लोज पड़ता है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। पुणे तो तुम्हारा ऑफ कोर्स सबसे क्लोज पड़ेगा, बट इतना भी दूर नहीं पड़ेगा तुम्हें मुंबई से। आई थिंक एक रात में आ सकते हो। 3 आवर्स का ये मुंबई से पुणे? नहीं, तिरुवनंतपुरम की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा ओके हाँ। वे आई थिंक एक रात लगेगी, आ जाओगे, ऐसे कुछ है। बट जो कोलकाता से आ रहा होगा उसे ट्रेन में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए सब फ्लाइट यूज़ करोगे। हाँ। बट आते हैं लोग, बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं,
महाराष्ट्र के लोग तो भर भर के मैंने देखे हैं, सारे इंडिया से। आप नागालैंड से लोग आपको मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर से मिल जाएंगे, एवरी प्लेस, सिक्किम से मिल जाएंगे, एवरी स्टेट्स। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जिसका बच्चा ना हो, तो हर स्टेट से आपको मिल जाएंगे। एज ए TVM, एज ए भोपाल, कहीं भी आप जाओगे तो हर स्टेट से आपको वो लोग मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट एज ए TVM, जो मैं अब रह रहा हूँ तो इसलिए मैं एज ए TVM के बारे में ज़्यादा बता पाऊँगा। सो मुझे ऐसा फील होता है कि एज ए TVM, स्पेशली केरला बहुत अच्छा स्टेट है। सबसे मेन चीज़ तो मुझे ये लगती है, अगर तुम ये प्रोपागंडा वगैरह न्यूज़ चैनल के में नहीं फंसोगे, तो केरला इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन इंडिया। हाँ, सो और एजुकेशन भी वहाँ पे मतलब ज्यादा एजुकेशन ओरिएंटेड लोग हैं। वे लोग अच्छे हैं वहाँ के, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ के। तो लोगों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सिविक सेंस बहुत अच्छी है उनकी। जैसे जैसे मैं नॉर्थ में आता हूँ तो मुझे दिखता रहता है कि मैं नॉर्थ में आ गया हूँ, और नॉर्थ का हूँ मैं, तब मैं बोल रहा हूँ। जैसे ही मैं इस बार ट्रेन से आया था, तो मैं जैसे ही नागपुर के आसपास पहुँचा, वहाँ से जो मेरे को हालत दिखी है भाई, उससे पहले जो सही था, उसके बाद तो जो हालत हुई थी ट्रेन में, मतलब पुलिस को बुलाना पड़ा था, इतनी बुरी हालत थी। वो तो ज्यादा महाराष्ट्र के लोग आ जाएंगे तो हो जाता है थोड़ा सा। वही, अरे महाराष्ट्र के सारी जगह के, यूपी के लोग होंगे, MP के लोग होंगे, महाराष्ट्र के लोग होंगे, सारी जगह के ऐसे ही सेम है, कुछ फर्क नहीं है इनमें, सारे एक ही लोग हैं। तो बट ये केरला में सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से, साउथ में सबसे बेस्ट स्टेट मेरे हिसाब से केरला है। नो लैंग्वेज इशू, सबसे मेन तो ये है। तुम्हें कोई लैंग्वेज के लिए कोई फोर्स करेगा ही नहीं, इतना अच्छा स्टेट है। हिंदी वहाँ के लोगों को आती है मोस्टली, इंग्लिश वहाँ के लोगों को आती है, इतनी आती है कि तुम्हारे से बात कर लेंगे, तुम्हारी बातें समझ लेंगे, थोड़ी बहुत तुम्हारे से बात कर लेंगे। नोट हमारी तरह बिल्कुल ऐसे इतने अच्छे तरीके से नहीं बोल पाएंगे, बट बातें कर लेते हैं, उतना जितना तुम्हें चाहिए उतना काम हो जाएगा। तमिलनाडु और कर्नाटक में देयर इज सम लैंग्वेज इशू, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है, जितना न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं उतना ज़्यादा नहीं है। ऐसे तो महाराष्ट्र में भी है लैंग्वेज इशूज है ना, जो अभी क्रिएट हो रहा है रिसेंटली, ये सब लोगों का काम है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बट केरला में ये नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द एजुकेटेड पीपल्स ऑफ केरला। हाँ। राइट। और TVM वगैरह में कैफ़ेज़ बहुत अच्छे हैं, फूड बहुत अच्छा है। मैं बताता हूँ, पुणे, एज ए पुणे में फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है अच्छा फूड नहीं है जितना मैंने रिव्यू लिया है, क्योंकि एक फैकल्टी थे जो विजिटिंग फैकल्टी थे हमारे एज ए TVM में डेटा साइंस के लिए, तो वे एज ए पुणे के फैकल्टी थे। तो उनसे हम ऐसे रात को बातें कर रहे थे चलते चलते, तो वे हमें बताए थे कि एज ए पुणे का फूड इतना अच्छा नहीं है, और एज ए पुणे में फूड मिलता है मील के हिसाब से। तुम अगर इतना पैसा पे करोगे तो ये चीज़ मिलेगी तुम्हें खाने को, ऐसा होता है वहाँ पर मील के हिसाब से। बट एज ए TVM में तुम्हें महीने का पैसा देना पड़ता है, महीने का मतलब 3500 लगता है पर मंथ, एंड जितना तुम्हें खाना है, जो खाना है वे खाओ, ऐसा होता है। और वहाँ पर तुम्हें पर मील का 100 से ऊपर पड़ेगा, 100 के आसपास मान लो, ऐसा है। पुणे जरा ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। हाँ, कॉस्टली तो भाई हमारे भी, बट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एज ए पुणे वालों ने किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है अपनी मेस का, तो वे कंपनी जो है वे बहुत पैसा खा रही है। एज ए TVM वाले बच्चे खुद अपनी मेस चलाते हैं, स्टूडेंट रन मेस है हमारी, इसलिए हमारी फीस बहुत कम है, अच्छा खाना मिल जाता है। स्टूडेंट रन मतलब बच्चे खुद चलाते हैं, मतलब खुद बनाते हैं बच्चे? ना 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 मैनेज करते हैं। बनाने के लिए तो वहाँ पर रख रखे हैं बंदे को, हायर होते हैं, एक थर्ड पार्टी कंपनी रहेगी, उसके थ्रू शेफ को हायर करते हैं, बहुत अच्छा पैसा लेते हैं, बहुत अच्छा खाना, मतलब डिसेंट खाना मिलता है। क्या चीज़? क्लब सिस्टम है मेस में? कैसा क्लब सिस्टम? मैं समझा नहीं। मतलब 10-12 लोग मिलकर मेस चलाते, वैसा है क्या? नहीं, जैसे जो एज ए TVM के बच्चे पढ़ रहे हैं, सो जब तुम भी आओगे एज ए TVM में, मान ले आओगे, तो एक तुम्हारे पास मैथ्स कमेटी की तरफ से वे आएगा मेल कि अगर कोई मैथ्स कमेटी को ज्वाइन करना चाहता है तो वे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वे बच्चे क्या होते हैं, मैनेज करते हैं मैथ्स को, कि कब कौन सा फूड आ रहा है, क्या फूड में मेन्यू क्या रहेगा, और प्राइजेस वगैरह कितने रखने हैं हमें, और फाइनेंस वगैरह देखते हैं। तो ऐसे मतलब 20-30 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे मान लो, तो 30 बच्चे मिलके कम से कम 30-40 बच्चे होते हैं। तो वे सारे बच्चे मिलके ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं, मजदूरी मत सोचना, तो मैनेज करते हैं। और बच्चे बहुत सारे ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं। क्या क्या?
हमारे यहाँ पे उसे क्लब सिस्टम बोलते हैं, इसलिए बोला मैं। ओके ओके, वही वही स्टूडेंट रन मेस हमारे यहाँ बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा मेस वर्क करता है। और हमारे यहाँ मेस के अलावा जो 2 कैफ़े और है जो स्टूडेंट रन ही है, तो वहाँ खाना बहुत सस्ता मिलता है और अच्छा मिलता है। प्राइवेट कैफ़ेज़ भर भर के हैं, 4-5 प्राइवेट और कैफ़े हैं। तो ओवरऑल 7-8 आई थिंक कैफ़ेज़ हैं हमारे आइजर में, एज ए टीवीएम में। और कंपैरिजन में मैं आपको बताऊँ तो आइजर तिरुपति में 1 कैफ़े है, उसमें कुछ नहीं मिलता है, जो मैंने पूछा है, बात किया है। ब्रह्मपुर में भी ऐसी हालत है, पुणे में भी ज़्यादा नहीं है पुणे में 3-4 होंगे, मेरे को पता नहीं, पुणे का मेरे को बात नहीं है, बट ज़्यादा नहीं होंगे जितने हमारे में, उतने में नहीं है। और हमारे में और अभी कैफ़ेज़ खोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि लाइब्रेरी और वे खोल रही है, उसके सामने एक और कैफ़े बन रहा है। तो वे कैफ़ेज़ बनाते रहते हैं कैफ़ेज़ बनाएंगे, टेंडर निकालेंगे, कोई कंपनी आएगी। और ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आएगी तो वे अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर सकती है, प्राइस बच्चे सेट करेंगे। देयर इज़ अ स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी जो सेट करेगी कि आप इससे ज़्यादा पैसे में आप ये चीज़ नहीं बेच सकते। सो एक्सपेंसिव मतलब इतना नहीं था। स्टूडेंट रूम करता है सर को सब कुछ स्टूडेंट ही वहाँ पर मैनेज करते हैं, स्टूडेंट और फैकल्टीज और ये सब मिलके। मेनली स्टूडेंट की कमेटी होती है, वही मिलके डिसीजन लेती है कि इतना हमें इस चीज़ का प्राइस रखना है, ये वगैरह वगैरह। और ऐसा बहुत सारे एजेंस में होता है, मे बी भोपाल में भी होता है, तिरुपति में नहीं होता ये। तिरुपति में टेंडर्स निकलते हैं मेस वगैरह के लिए, तो वहाँ भी महंगा मेस है, बहुत महंगा मेस पड़ता है वहाँ, बहुत महंगा लिटरली। एंड बरहमपुर का मेरे को आइडिया नहीं है ऑनेस्टली बताऊँ मैं इसका। भोपाल में मेरे हिसाब से स्टूडेंट रन है, एंड मोहाली में भी मेरे को आइडिया नहीं है। पुणे और तिरुपति में तो प्राइवेट है। भैया स्पोर्ट्स फैकल्टी कैसा है, मतलब टीवीएम स्पोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। आई थिंक स्पोर्ट्स में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट भोपाल के पास फैसिलिटीज़ हैं, आई थिंक नंबर 1 पे। क्रिकेट के लिए सबसे पुणे बेस्ट के नहीं है? क्रिकेट के लिए सबसे बेस्ट पुणे है। पुणे का ग्राउंड जो क्रिकेट का है वो दी बेस्ट है। वे मतलब वहाँ ऐसा है कि आप मैच करा सकते हो नेशनल इंटरनेशनल, इतना बढ़िया और ग्राउंड है। मतलब टीवीएम में ऐसा कुछ नहीं है, लाइक ग्राउंड ग्राउंड वगैरह के लिए? है, ग्राउंड है, पर उतना बढ़िया नहीं जितना पुणे का है। भोपाल का भी मेरे हिसाब से क्रिकेट ग्राउंड है, हमारा क्रिकेट ग्राउंड इतना बढ़िया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारा पहाड़ों में है ना। सो है, अच्छा है, मतलब मैचेस वगैरह होते हैं, डिसेंट बड़ा है, सब कुछ ठीक है, बट उतना बढ़िया नहीं है नेट्स जितना। वगैरह है ना? नेट्स वगैरह हैं, नेट्स तो पड़े हैं, वे तो कॉमन चीज़ें हैं, नेट्स वगैरह हैं। बाकी सारे गेम्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। बास्केटबॉल वगैरह के 2-3 कोर्ट होंगे, ऐसे ही वॉलीबॉल के कोर्ट्स हैं 3-4, ऐसे ही कोई भी आप गेम बोलोगे इंडोर आउटडोर तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा वहाँ पर। ऐसा मैं फुटबॉल, डिवीजन लेवल तक खेला हूँ महाराष्ट्र में। देखो सारे एजेस में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, नए एजेस में भी डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, तो इतना कुछ स्पोर्ट्स की मत टेंशन लो, वही मिल जाएगा। और स्पोर्ट्स के चक्कर में मत डिसाइड करना, ऑनेस्टली बताऊँ, डिसेंट लेवल सब में मिल जाएगा। ओके, ओके। सो और कुछ डाउट भाई? कल्चरल एक्टिविटीज कैसी हैं? कल्चरल एक्टिविटीज़ अच्छी डांस होती में? हैं, अच्छी होती हैं, सारे एजेस में अच्छी हैं। अच्छा। किसी में भी आप और आओगे तो अच्छी कल्चरल एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी एजेस में। हाँ जी, और क्या बोल रहे थे? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं ना आईआईटी मद्रास से वो बीएस डाटा साइंस कर रहा हूँ, तो मैं टीवीएम से बीएस डाटा साइंस कर सकता हूँ क्या, मतलब आगे आपको मिल रहा है तो आइए, बेनिफिट आपको मिल रहा है तो आइए और करिए। अभी किस ईयर में हो? फाउंडेशन लेवल पे हूँ। हाँ तो देखो यार, आ जाओ मेरे हिसाब से, आ जाओ। मतलब बेनिफिट होगा क्या? बेनिफिट तो यार रहेगा ही ना, एज ए टीवीएम में आ रहे हो यार, बेनिफिट की क्या बात कर रहे हो? बेनिफिट तो रहेगा ही, आइए आप, और विदाउट एनी सेकंड थॉट आ जाओ। अगर मिल रहा है, भोपाल मिल रहा हो तो भोपाल में बीटेक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। सिमरन तुम क्या कह रहे थे, कुछ आगे बोल रहे थे? सिमरन नहीं नहीं, मैंने तो नहीं कुछ बोला। ओके, कोई और कुछ बोल रहा था? आई थिंक और किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, वरना हम रैप अप करते हैं इसे, काफ़ी टाइम हो गया है। डन। ओके, थैंक यू फिर अटेंड करने के लिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। थैंक यू भैया। वेलकम वेलकम, बाय बाय। बाय बाय। बाय, थैंक यू इतना लंबा सेशन लेने के लिए।
वेलकम वेलकम। भैया